आपने जो अभी तक पॉडकास्ट लिया, आपके हिसाब से क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? हम तो मानते हैं, देखो पर्सनली मैं तो मानता हूँ। तो असल में क्या है, अगर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपन बात करें ना, और जो सबूत हमारे पास में है उनके हिसाब से तो 100% ऐसा गेम है। में से जो ये टीटू सिंह वाला केस था ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस था। वो जो छोटा सा बच्चा था टीटू सिंह, जब उसकी उम्र 2.5 साल से 4.5 के बीच में थी, 2 सालों में उसने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी कि मैं पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था, मेरी हत्या हो गई थी और मेरे को ऐसे गोली मार दी थी, ये सारी की सारी चीज़ें। कोई इंसान मरा और लोग उसका शोक मनाने के लिए बैठे हुए हैं, और वो इंसान अचानक से उठ के बोले कि नहीं नहीं मैं तो जिंदा हूँ, और वो इंसान वापस उठ के ये ना बोले कि मैं यही हूँ, वो बोले कि मैं कुछ और था। तो ये केस हुआ था सुमित्रा शिवा वाले में। वीडियो है उस बंदे की अमेरिका में आने के बाद में प्लेन से गाड़ी में आते हुए। उस वीडियो के अंदर वो जो ऑटो बॉम्बियर है वो अधमरा पड़ा हुआ है। इतना खतरनाक टॉर्चर किया उस बंदे को लाके। डिक्टेटर है किम जोंग उन, वो था, किम जोंग उन कुछ बोल रहा था, वो मीटिंग के अंदर अपना एड्रेस कर रहा था, तो जो डिफेंस मिनिस्टर था किसी भी रीज़न की वजह से उसको नींद आ जाती है भाई। तो इस बंदे ने उसका ये हाल देख के उसको लिया, फायरिंग रेंज के पास लेके गया, एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है उससे उड़ा दिया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ है किशोर भाई। किशोर भाई के चैनल को आप सब ने आई एम श्योर देखा होगा, प्रोफेसर ऑफ हाउ नाम से भाई का चैनल है, जिसपे 10 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये 3D एनिमेशन के थ्रू किसी भी एक टॉपिक को डीपली रिसर्च कर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हमने भाई को स्पेशली इनवाइट करा जयपुर से कि भाई आओ, आप इतनी रिसर्च करते हो, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे इतनी बढ़िया वीडियोस बनाते हो, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा कंटेंट दो। हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है नई नई बातें जानने में, अलग अलग तरीके की बातें जानने में। तो किशोर भाई स्पेशली आए हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच किशोर भाई आने के लिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी भाई, मज़ा आएगा बात करके। भाई आप यूट्यूबर का मुझे लग रहा है आप रिसर्चर ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी जो वीडियोस है ना डीपली रिसर्च और ऐसी वीडियोस होती हैं एकदम नेक्स्ट लेवल। बस थोड़ा ऐसा है कि अंदर जाके फिर टॉपिक को समझाने में अलग मजा है। टॉपिक भी सारे कैची होते हैं आपके, कि जनता जो ये होता है ना कि भाई क्यूरियोसिटी होती है भाई इसके बारे में तो जानना ही जानना है। हाँ, वो अब उसका पूरा लूप बना हुआ है। जैसे जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, उतने ज़्यादा व्यूज आएंगे। तो आपने अपने चैनल पे ज़्यादा अच्छा कोई एक पर्टिकुलर जॉनर नहीं पिक करा हो, मल्टीपल जॉनर्स हैं, आप कुछ भी पिक करते हो है ना? हाँ, मतलब ऐसा क्या है कि अभी सिचुएशन ये है अपने देश के अंदर कि मिस इन्फॉर्मेशन आग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है अपने देश में। करेक्ट। तो उस मिस इन्फॉर्मेशन की जो वो स्प्रेड हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन, उसको आप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर कोई उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बाकी जो मेरे फेलो क्रिएटर्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास भी अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर 12 मिलियन का प्लेटफॉर्म है, तो हम भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम भी कंट्रीब्यूट करें और मिस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा उसको सुधारने की। जैसे अभी ये जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था हाल फिलहाल में, तो जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट पे उठा के लोगों ने, मतलब वो क्या है, फिर वो अलग अलग तरीके से लोग उसको फैलाना शुरू करते हैं। कोई भी हादसा होता है, अब जिसकी जान गई असली कीमत तो उसने चुकाई है, लेकिन लोग उसको अपनी तरफ पॉलिटिकल मुद्दे को, फिर उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के लोग अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के दिखाना शुरू कर देते हैं कि यार इसमें ये हुआ, इसमें रेलवेज़ की गलती थी, इसमें ये था, इसमें वो था। असलियत कौन बता सकता है? असलियत वो बता सकता है जो उस समय वहाँ डब्बे में मौजूद था कि क्या हुआ। तो उन सारे इंटरव्यूज़ वगैरह वो कलेक्ट करके, जैसे अभी एक रिसेंट हमने एक शॉर्ट्स और रील वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा विजुअलाइजेशन दिखाया था 3D एनिमेशन की मदद से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो उसमें वो जो पुष्पक एक्सप्रेस है, वो ट्रेन जो है वो यहाँ से गई थी, लखनऊ से मुंबई जा रही थी, तो जलगांव पार करके वो थोड़ा सा आगे जाके रुकी हुई थी। अब वहाँ पे जाने के बाद में उस ट्रेन में क्या होता है कि हॉट एक्सेल की प्रॉब्लम होती है एक, जो और एक ब्रेक बाइंडिंग की प्रॉब्लम होती है। ये 2 प्रॉब्लम है जो ट्रेन में नॉर्मली होती रहती हैं और 10-15 मिनट में सॉल्व भी हो जाती हैं, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी रोक के वो कई बार सॉल्व हो जाती हैं अगर जैसी एरर का पता चलता है। तो वो क्या हुआ, वो आगे पेंट्री कार के नीचे जो टायर है ना, उन व्हील्स में हो रही थी, पेंट्री कार के नीचे वाले व्हील्स में ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पर ये चिंगारी निकली, धुआं उठा, ये सारी चीज़ें हुई। तो बगल वाले डब्बे में मौजूद लोगों ने देखा, वहाँ पे मौजूद लोगों ने देखा, तो वहाँ पे उन्होंने, एक चाय वाला था वहाँ पे, चाय वाला वो सारा देख रहा था कि भाई ऐसे ऐसे धुआं निकल रहा है, ये वो है। उसने क्या है, पूरा पैनिक फैला दिया डब्बे में। उसने बोला कि अब तो भैया आग लगने वाली है और ये सीन है, हम मरेंगे सब, ये सीन हो गया। तो लोग अब घबरा गए, लोगों ने चैन पुलिंग की, चैन पुलिंग करके गाड़ी रोकी। अब गाड़ी जैसी रुकी, एक ब्रिज था, तो उस ब्रिज पे जाके गाड़ी रुकी। तो जैसी गाड़ी वहाँ पर जाके रुकी, तो लोग उस डब्बों में से दोनों तरफ कूदने लगे तेज़ी से कि आग लगे, उससे पहले पहले कैसे भी ट्रेन में से निकल जाओ। तो जैसे ही लोग उसमें से कूदने लगे, तो बगल में से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी बगल वाली पटरी पे, तो उसकी चपेट में लोग आ गए।
अब क्या होता है कि कभी भी ये एक नियम होता है, इसमें भी ये कांड भी नहीं होता, ये सीन हुआ है ना, ये भी कभी नहीं होता, क्योंकि ट्रेनें तो बीच में रुकती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो असल में क्या होता है, जो प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई भी जो ट्रेन है वो लाइक अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर रुक गई है, बिना कोई सिचुएशन हो गई और तब वहाँ पर रुक गई, तो वहाँ पे एक ये प्रोटोकॉल होता है कि आप उसकी फ्लैशर लाइट ऑन कर दो, जो कि ब्लिंक करती रहती है। इंजन के ऊपर एक मेन लाइट के अलावा एक लाइट होती है जो कि ब्लिंक करती रहती है, जो दूर से आती हुई ट्रेन को ये बताती है कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो अनएक्सपेक्टेडली रुकी हुई है, तो सामने से आती हुई ट्रेन अपनी स्पीड कम कर सकती है। लेकिन इसमें ये किस्मत ये ख़राब रही कि ये जो ट्रैक था ना, ये ब्रिज बना हुआ, मतलब वहाँ पे वो था, टर्न था, स्टीप टर्न था। तो आप उसको ऐसे समझ लो, एक ट्रेन यहाँ पर है तो दूसरी यहाँ से आ रही है, तो कर्नाटक एक्सप्रेस यहाँ से आ रही थी, तो उसको फ्लैशर लाइट दिखने में टाइम लग गया। अब टाइम लग गया तो दिक्कत ये हो गई कि अब अचानक से तो ब्रेक मार नहीं सकते, गाड़ी तो है नहीं, तो इसलिए वो उन्होंने भी फिर भी, हालांकि कर्नाटक एक्सप्रेस ने मतलब कि काफ़ी रोकने की कोशिश की, और उसके बाद में ये हुआ। अब इसमें मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलती है, लोग इसको पॉलिटिकली तोड़ मरोड़ के दिखा देंगे कि लाइक ये तो इंडियन रेलवेज़ की गलती है, तो ये कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ इनको मौका मिल गया। ऐसे ही बीजेपी वालों को जब ये ओडिशा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, याद हो तो आपको, ओडिशा में 3 ट्रेनें भिड़ी थी एक साथ में, अभी थोड़े बालासोर एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे एक कोई मुस्लिम बंदे का नाम आया था, तो वहाँ पे फिर उन लोगों ने अपना वो घुसा दिया कि यार ये तो कोई मुस्लिम बंदा है, उसने ये सारा का सारा वो कांड किया था, जबकि मतलब 90% जो फैली हुई है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसका फॉलोअप कोई फॉलोअप नहीं करता भाई। पहले ही वो इतनी सी बात फैला दी कि मुस्लिम बंदे ने फैलाया और मुस्लिम के खिलाफ हेट फैला दी, जबकि वो चीज़ सही नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें कि बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, और आपके जो टॉपिक्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी बातें होती है, रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म और ऐसी, और आप तो रिसर्च करके बैठे हो, तो भाई मैं चाहता हूँ आपने जो रिसर्च करी है उसमें से एक रियल केस अगर आप शेयर करो तो मज़ा आ जाएगा हमारी ऑडियंस। पहले तो ये बताओ होता है या नहीं होता, सच है? ये मैं आपसे पूछने वाला था। आपने जो अभी तक पॉडकास्ट लिया, आपके हिसाब से क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? हम तो मानते हैं, देखो पर्सनली मैं तो मानता हूँ भाई। हैं केसेस जो आते हैं ना ऐसे कि भाई कोई किसी छोटे बच्चे को याद है कि मेरा घर यहाँ पे था, मेरी माँ का नाम ये था, मेरी बीवी ऐसी थी, और वो वेरीफाई भी हो जाते हैं, तो लगता है कि हाँ होता है ऐसा। आप भी मानते हैं? हाँ भाई, मतलब अगर इन केसेस को देखा जाए, हाँ, वो आके न्यूज़ पे बता रहे हैं और कोई एक टीम का ये रिसर्च करना है जो प्रॉपरली हाँ भाई निकल के ये चीज़ें सामने, तो इन केसेस को देखकर लगता है कि हाँ हो सकता है कि भाई ये है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो असल में क्या है, अगर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपन बात करें ना, और जो सबूत हमारे पास में है उनके हिसाब से तो 100% ऐसा गेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे और साइंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे, मतलब अभी अपन इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि पुनर्जन्म का ये पूरा मामला है ना, तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो है स्केप्टिक्स का और दूसरा हिस्सा है बिलीवर्स का, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी हैं, आप तीनों जो हो वो बिलीवर्स हो और मैं उन दोनों कैटेगरीज के बीच में हूँ, ठीक है। और स्केप्टिक्स मतलब वो लोग जो थोड़ा सा साइंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। तो जैसे कुछ लोग इस पूरी चीज़ को साइकोलॉजिकल फिनोमिनन से जोड़ देते हैं, कुछ लोग इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जोड़ देते हैं, कुछ लोग डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जोड़ देते हैं, जिसको DID बोला जाता है, जो अपरिचित मूवी में जैसा सीन था कि एक ही बंदे की अलग अलग पहचान है, वैसा सीन हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग इसमें रहता है ना। तो साइंस वाले जो स्केप्टिक्स वाले लोग हैं वो इसको ऐसे जोड़ देते हैं। लेकिन इस पूरे पुनर्जन्म के गेम में ना जो बिलीवर्स का हाथ जो पड़ला है वो ज़्यादा भारी है, उनका ज़्यादा भारी है भाई, क्योंकि हमको एक केस दिख गया ना, एक केस स्टडी भी दिख गई, तुम उसको जाकर प्रूव कर रहे हो रिसर्च करके। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट ये बिलीवर बन रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि साइंस उसको गलत नहीं प्रूव कर पा रही है। साइंस ये नहीं प्रूव कर पा रही है कि ये पुनर्जन्म का केस है नहीं, और साइंस एट द सेम टाइम इतने इगोइस्टिक सेंस में बैठी है कि उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही कि ये पुनर्जन्म का केस है। तो वो गेम हो रहा है यहाँ पे। ये वाला जो है ना, इसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग केस जो मतलब मुझे लगता है, मैंने मतलब जब हम लोग वीडियो की रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे, जब वीडियो बना रहे थे इसके रिगार्डिंग पूरी, तो हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप ही बनाई थी 35 मिनट की। तो हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, तो कुछ कुछ केसेस थे, लेकिन उसमें से जो ये टीटू सिंह वाला केस था ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस था। तो टीटू सिंह आज भी हैं अपने बीच में, और वो पतंजलि में योगा एंड नेचुरोपैथी साइंसेस के प्रोफेसर हैं, वो आज भी हैं, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1983 में, ठीक है। आगरा से थोड़ी सी दूर बाद नाम का एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो जन्म होने के बाद में ये करीबन 2 या 2.5 साल के हुए। एक ये भी चीज़ है इनके बारे में कि जो जितने भी रीइंकारनेशन के केसेस हैं, उन सभी रीइंकारनेशन के केसेस में ये जो हैं ये सबसे जल्दी
अपने उसको रिकॉल करके और बोलने वाले लोगों में से हैं जब इन्होंने बोलना शुरू किया। जनरली रीइंकार्नेशन के केस में 2 से 5 साल के बीच का टेन्योर रहता है जिसमें बच्चा अपनी पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को याद करके उसमें बोलना शुरू करता है। इन्होंने काफ़ी अर्ली में कर दिया, 2-2.5 साल के आसपास। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई और इन्होंने 2.5 साल का होने के बाद अपने जो इनके पेरेंट्स थे उनको बोलना शुरू किया कि भैया मैं तो सुरेश वर्मा हूँ, है ना, और मेरी वाइफ का नाम उमा है और आगरा शहर में मेरी एक सुरेश रेडियो नाम से दुकान है, ऐसे करके। तो अब उसके माता पिता को लगा कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा इतनी प्रिसाइजनेस के साथ में ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो वो बार बार बताता रहता था और पेरेंट्स जो हैं वो बार बार उस चीज़ को इग्नोर करते रहते थे कि अरे बच्चा है, कहीं से सुन लिया होगा इसलिए बोल रहा है, एक बच्चों ने बोल दिया होगा खेल खाल में इसलिए बोल रहा है। तो वो उसको ऐसे लेते थे उस चीज़ को। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बंदा उस चीज़ को सीरियसली लेने लगा और सीरियसली लेके वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के, बोरिया बिस्तर तो क्या एक छोटे से बच्चे को तो क्या ही समझ होती है, जब वो 4-4.5 साल का हो गया, बोलते बोलते 2-2.5 साल हो गए, तो वो लेके अपना ऐसा मतलब एक्ट करने लगा कि वो मतलब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, पहली बात तो ये है कि ये इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये पूरा का पूरा जो कांड है वो BBC ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड किया था। और इसमें से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना वो सारी मतलब प्रूफ पे बेस्ड हैं, ऐसी नहीं है कि मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड करके बता रहा हूँ। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है। आज भी अगर आप जाके देखोगे तो उस डॉक्यूमेंट्री में वही चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो अपना सामान लेके ऐसा जैसे ऐसे एक्ट करने लगा जैसे वो बाहर जा रहा है, घर छोड़ के जा रहा है और वहीं जाएगा सुरेश रेडियो की दुकान पे। तो उसके पिताजी परेशान हुए। तो उसके जो पिताजी हैं सुरेश, इसके टीटू सिंह के, छोटा सा जो बच्चा है, उन्होंने अपने बड़े बेटे को भेजा कि तू जाके चेक करके आ कि ये जो बोल रहा है इस बात में कोई सच्चाई भी है कि क्या झंझट है, कि सुरेश रेडियो नाम की क्या कोई सच में दुकान है, क्या सच में आगरा में इस बंदे का घर है, कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो वो गया, अपने दोस्त के साथ गया, अशोक नाम था उसके बड़े बेटे का। तो वो अशोक जो है वो अपने दोस्त के साथ में गया और वहाँ पर जाके उसने देखा तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वैसी दुकान सेम टू सेम सुरेश रेडियो की, जैसा जैसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया था सेम टू सेम वैसी दुकान मिली, सब कुछ वैसा का वैसा मिला। अब वो जो छोटा सा बच्चा था टीटू सिंह, जब उसकी उम्र 2.5 साल से 4.5 के बीच में थी, जब तक अशोक नहीं गया था, उन 2 सालों में उसने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी कि मैं पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था, मेरी हत्या हो गई थी और मेरे को ऐसे गोली मार दी थी, ये सारी की सारी चीज़ें। तो जब ये 4.5 साल का था और अशोक वहाँ गया चेक करने के लिए, पूछा अशोक ने सारी चीज़ें, तो अशोक ने दुकान के अंदर जाके उसको उमा मिली, जो सुरेश वर्मा की वाइफ थी, यानी कि टीटू के पिछले जन्म की वाइफ थी, वो उमा मिली। तो उमा से बात हुई उसकी, अशोक की। तो अशोक ने उससे पूछा कि आपके जो हस्बैंड हैं वो कहाँ पर हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड की तो 3.25 महीने पहले मौत हो गई है। तो सारी चीज़ें मतलब ऐसी की ऐसी मिली जो सोचा भी नहीं था अशोक ने। तो अशोक ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गया। उसको ये था कि भैया मैं तो कुछ और ही सोच के गया था कि बच्चा जो है वो बोल रहा होगा, बड़बड़ा रहा होगा, और ऐसा ऐसा केस निकला। वो वापस अपने घर गया, अशोक अपने दोस्त के साथ वापस घर पे गया और उसने सारी बात बताई अपने माता पिता को। अब माता पिता भी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो अपना बच्चा है टीटू सिंह, ये पुराने किसी और दूसरे बंदे की बात कर रहा है, सुरेश वर्मा की, और जो सारी चीज़ें सही निकली हैं ऑन ग्राउंड प्रूफ में जाके, कोई ऐसी हवाबाजी हो तो अलग बात है। तो उसके बाद में ये बात धीरे धीरे खबरों में आने लगी, ठीक है, ये बात धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे जैसे गांव में फैलने लगी वैसे वैसे खबरों में आने लगी। तो यहाँ तक तो ये जितनी भी चीज़ें थीं ये सारी की सारी नॉन रिकॉर्डेड थीं। इसके बाद में BBC वालों ने इस पूरा ये मामला है इसको रिकॉर्ड किया, ठीक है, क्योंकि रीइंकार्नेशन के केसेस बहुत रेयर हैं और रीइंकार्नेशन के केसेस जब होते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेना, उसको स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि फर्दर रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो BBC ने पूरा इसको रिकॉर्ड किया, सारी चीज़ें हुई। अब BBC वाले जब वहाँ पर पहुँचे और सारी जब उन्होंने जानकारी ली तो उनको भी वो चीज़ बड़ी अचंभित ऐसे लगी कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ये डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने के साथ साथ में और फिर ये सारे के सारे गए, तो टीटू सिंह, उसके पिताजी और उसका भाई और BBC वाले कुछ लोग, ये सारे के सारे दोबारा विजिट करने गए सुरेश रेडियो की दुकान पे आगरा में। ये आगरा में गए और वहाँ पर सारा का सारा इन्होंने दोबारा चेक किया। तो ये लोग जब गए ना तो इन्होंने गाड़ी के अंदर जानबूझ के ये चेक करने के लिए कि टीटू सिंह ये बच्चा कहीं मतलब ऐसे तो नहीं कर रहा, तो उन्होंने जानबूझ के गाड़ी को जो है वो घर के सामने से बिना बताए निकाल दिया, देखने के लिए कि ये अपनी दुकान पहचान पाता है कि नहीं। तो जैसे ही इन्होंने गाड़ी क्रॉस की और क्रॉस करके 100-200 मीटर आगे गए तो बच्चे ने तुरंत पहचान लिया 150 मीटर बाद कि भैया ये तो मेरी दुकान है। तो उसने बोला कि मेरी दुकान है, ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, तो ये तो मेरी दुकान है सारी, है ना, ये सुरेश रेडियो नाम की मेरी दुकान है।
तो फिर वो लोग इस बात से भी चौंकने रह गए। उनके जो अब जितने भी इवेंट आगे होने वाले हैं उनके थ्रू और कुछ नहीं हो रहा, बस इन लोगों का जो विश्वास है वो और ज़्यादा कठोर होता जा रहा है वेरीफाई इस बात पर, हाँ, कि ये तो भैया सच में पुनर्जन्म का केस है। फर्दर वो लोग दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान के अंदर जाने के बाद में अब चूंकि बीबीसी वाले इन्वॉल्व हो चुके थे तो सिर्फ माता पिता का गेम नहीं है, वो जो बीबीसी वाले हैं वो भी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, वेरीफाई करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें, है ना। तो जब वो दुकान के अंदर गए तो वो जो टीटू है वो अपनी वाइफ को बोलता है, उमा को बोलता है। मतलब आप ये देखो कि गेम कितना खतरनाक है। एक 4 साढ़े 4 साल का बच्चा है और एक जो लेडी है इतनी लाइक 30-35 साल की जितनी की भी वो होगी उस समय पे, तो वो उसे बोलता है कि यार ये सारे सामान उठा के इधर क्यों रख दिए, ये सारी चीज़ें हटा के इधर क्यों कर दी, ये अलग अलग क्यों कर दी। और उससे फिर लॉकर का वो पूछा कि लॉकर कहाँ पर है, तो उसने लॉकर एकदम सही जगह पर बता दिया। बीबीसी वालों ने जब पूछा तो टीटू सिंह ने लॉकर भी सही जगह पर बता दिया, इतने छोटे से बच्चे ने। और उसके बाद में फिर और वेरिफिकेशन के लिए फर्दर फिर बाद में जब ये लोग साइड में हो गए तो उसके बाद में बीबीसी वालों ने अकेले में उससे पूछा था, उमा से, क्या सच में आपने दुकान में चेंजेस किए थे। तो वो बता रही थी कि हाँ, अभी उसके हस्बैंड के मरने के बाद में उसने सच में कुछ दुकान में चेंजेस किए थे, जो चेंजेस रियली ट्रू हैं, जो उसने बताए हैं बंदे ने, टीटू सिंह ने जो बताए हैं बच्चे ने, है ना। फिर फर्दर वेरिफिकेशन के लिए वो लोग ऐसे चले गए कि जो घर का अपना वो चबूतरा टाइप होता है ना बीच में, तो उसमें वहाँ पर बिठा दिया उन लोगों ने, आसपास से लाके 10-20 बच्चों को वहाँ पे बिठा दिया सारे के सारे। तो इसके सोनू और लाइक टीटू करके शायद 2 बच्चे थे इसके, ऐसे कुछ नाम था, लेकिन 2 लड़के थे, 2 बच्चे थे। तो वहाँ पर ले जाके टीटू सिंह ने खड़ा कर दिया, टीटू सिंह को खड़ा कर दिया बीबीसी वालों ने। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि एक पूरा का पूरा एक बड़े गांव के घर के बीच में एक चबूतरा है, वहाँ पे 20 बच्चे बैठे हुए हैं और सामने एक तो टीटू सिंह, उसके पिताजी, उमा और उमा के परिवार वाले और ये बीबीसी वाले, ये सारे के सारे खड़े हुए हैं। तो उसको बोला कि जा अपने बच्चे ढूंढ के ला। वो तुरंत गया, अपने बच्चे ढूंढ के ले आया एक बार। हाँ, दोनों बच्चे उसने अपने पहचान लिए और दोनों बच्चे पहचान के ले आया अपने, ठीक है। और बड़े बच्चे को वो ये भी बोलता है कि तूने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया, ये चीज़ भी बोलता है अपने बड़े बच्चे को। वो अब सोचो, एक उससे तो बड़ा ही था वो उम्र में बच्चा, लेकिन ये 4.5 साल का था। तो ये पूरा सीन हुआ। उसके बाद में क्या है, ये तो अब जब तक यहाँ तक अब अपन ने बात की तो एक बार के लिए इंसान को लगेगा यार ये तो फेंका फेंकी चल रही है, ये तो मतलब ऐसी पची नहीं बात, ये कुछ मज़ा नहीं आया इसमें। तो इसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में जब जो इसके परिवार वाले हैं, उमा के परिवार वाले यानी सुरेश वर्मा के, पूरा पिछले जन्म में सुरेश वर्मा के जो परिवार वाले थे वो भी आए। तो वो जब आए वो फिर बाद में गए। तो बाद 2 हैं, एक तो मथुरा के पास है बाद, है ना, एक आगरा के पास है, 2 अलग अलग बाद हैं। मेरा ननिहाल है मथुरा में, इसलिए मेरे को पता है तो ये बाद अलग अलग हैं। तो आप पहले वो मथुरा वाले बाद में चले गए, वहाँ उनको कोई नहीं मिला जो सुरेश वर्मा के फैमिली वाले थे। फिर वो यहाँ पे आए आगरा वाले बाद में, यानी कि इनके गाँव में आए फिर वो। तो फिर वो इसके घर पर आए, टीटू सिंह के घर पर। टीटू सिंह के घर पर आने के बाद में बातचीत होती है, सारी वो बात बताता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो पूरा और ज़्यादा वेरिफिकेशन जो है वो इस डायरेक्शन में चलने लग जाता है कि यार इसको तो सारा कुछ याद है। उमा आके उससे पूछती है, चलो अगर इतना है तो मेरे को ये बताओ कि आप जो आपकी हत्या हुई थी पिछले जन्म में, तो मतलब जो भी उनकी लैंग्वेज रही होगी, मैं तो आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि आपकी जब हत्या हुई थी पिछले जन्म में तो उससे 1 दिन पहले हमने क्या किया था। तो उस बंदे को ये भी याद था कि एक दिन पहले हम लोग उसकी फिएट लेके मेले में गए थे और मेले में हमने बोनट पे बैठ के जलेबी खाई थी। इतनी प्रिसाइज डिटेल उस बंदे ने बता दी अच्छे से कि ये, हाँ, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है ना, सारी चीज़ें ये रिकॉर्डेड हैं इयान स्टीवनसन के बाद में। अभी बताऊंगा मैं आपको इयान स्टीवनसन की कहानी। तो ये उसने पूरा बता दिया। फिर उसने पूछा कि आपका क्या हुआ था, मतलब जब ये लोग उसके घर पे गए ना, टीटू के घर पे, तो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए पूछा कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था जिस दिन हत्या हुई। तो उस दिन का गेम ये निकल के आया ओवरऑल कि जो वो ये है सुरेश वर्मा, ये अपनी दुकान पे था। शाम हो गई, हर आदमी की तरह इसने अपनी दुकान बढ़ाई और अपनी दुकान बढ़ा के ये बंदा जो है ये अपने घर पे गया। तो जब ये अपने घर पे पहुंचा तो घर पे पहुंचने के बाद में इसने हॉर्न देना शुरू किया कि अब उमा आएगी अंदर से, इसकी बीबी, और आगे दरवाज़ा खोलेगी, फिर ये गाड़ी अपनी अंदर लगाएगा। अमीर आदमी था ये, फिएट थी इसके पास में, और उस समय पे फिएट होना और बड़ी बात है। तो 83 की बात है ये, 1983 की तो अमीर आदमियों में आता था ये। तो इसने हॉर्न दिया, इतने में उमा भारी आ रही थी। तो गाड़ी सपोज करो जैसे ही गाड़ी ऐसे लगी हुई है मेरे डायरेक्शन में, और ये भाई हैं इस तरफ गेट है, इस तरफ घर है ना। तो इस तरफ राइट साइड से 2 लोग आए और उन्होंने आके इसके गोली मारी। तो गोली जो है वो यहाँ लगी राइट टेम्पोरल पे और कान के पीछे से निकली, ऐसे इस एंगल में गोली मारी। वो ड्राइव कर रहा था, तो वो तो बंदा अपनी ड्राइविंग सीट पे था,
तो गोली लगी और कान के पीछे से गोली निकली। वहाँ पर उसकी हत्या हो गई, उसका स्टीयरिंग पे सिर गिरा और उसकी वहाँ पर हत्या हो गई। तो उसने ये प्रिसाइज डिटेल पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी की सारी बता दी, ठीक है। तो अब उनकी मतलब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई भाई, घर वालों के नीचे से, पैरों के नीचे से, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंदे को एक एक चीज़ याद है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसका एक बहुत सॉलिड प्रूफ जो है वो एक पॉडकास्ट है जो टीटू सिंह हैं, जो आज भी हमारे बीच हैं, पतंजलि में जो आज प्रोफेसर हैं, तो हरिद्वार में। तो उन्होंने एक फ्रेंड है मेरा वो भी मेरे को यूट्यूब फैन फेस्ट में मिला था, है ना, तो उसके पॉडकास्ट दिया था, कुछ देसी स्टोरी, देसी क्राइम करके कुछ उसका चैनल का नाम है। तो वो मिला था वहाँ पर, तो उसने वो पूरा बताया था। तो उसका एक पॉडकास्ट है, उसने उस टीटू सिंह के साथ पॉडकास्ट लिया हुआ है। अच्छा। तो टीटू सिंह ने पूरे उस 1.5-2 घंटे के पॉडकास्ट में ये पूरी बातें बताई हैं। लेकिन टीटू सिंह ने एट द सेम टाइम इस बारे में कुछ नहीं बताया कि वो जो स्मगलर्स थे उन्होंने उसको क्यों मारा, जो भी है रहा होगा स्मगलिंग, वो वाली स्टोरी उसने बताई नहीं, वो वाली नहीं बताई, है ना, क्योंकि अब जो भी होगा उनके परिवार को और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी उससे, तो क्यों फालतू में दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी करनी, ये वाली बात है। तो ये इसका पूरा वेरिफिकेशन है, इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद में इस केस में मतलब काफ़ी सारे अपने ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो रीइंकार्नेशन को काफ़ी क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रीइंकार्नेशन के ये 3 केसेस हैं। जो एक तो वो ये वाला है शांति देवी वाला, शांति देवी का तो बहुत फेमस है, महात्मा गांधी के टाइम पे जो हुआ था, है ना। एक ये अपना ये वाला हो गया टीटू सिंह वाला। एक सुमित्रा और शिवा का केस है। तो सुमित्रा शिवा केस जो है वो इस वाले केस के 2 साल बाद हुआ था। तो ये जो 2 साल थे ना, ये 1980 का जो दशक था, ये ऐसा ड्यूरेशन था जब ये एक्टिव थी, ये सारी कहानियाँ और ये रीइंकार्नेशन के केसेस जो थे वो एक्टिव थे उस समय पे। तो उस समय पे डॉक्टर सतवंत पसरीचा जो हैं वो काफ़ी रिनोन्ड ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं अपने देश की, और जो रीइंकार्नेशन में काफ़ी डीप स्टडी करती हैं, ठीक है। एक ये हो गई, एक अपने देश में तो एक इन्हीं का नाम है और 2-3 और हैं, लेकिन फॉरेन में जिनका सबसे ज़्यादा नाम है वो हैं डॉक्टर यान स्टीवनसन, ठीक है। और उनकी जो एक लाइक असिस्टेंट कह लो, वो हैं एंटोनिया हिल्स ऐसे करके कुछ उनका नाम है ना। इनके सामने जब ये केसेस गए तो वहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हुई, क्योंकि असली जो एक वो होता है ना कि आपको वैलिडेट कौन करेगा। भाई गांव के लोगों को तो इंसान एक बार के लिए, लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ये सोच लेंगे अरे क्या है, कुछ कर रहा होगा, कहानी बना रहा होगा मन की फेमस होने के लिए, वो चीज़ है। तो इन्होंने फिर थॉरो स्टडी की, तो यहाँ से इस केस में दम आया था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो जो एंटोनिया मिल्स हैं वो यहाँ पर आई इंडिया में आने के बाद में उन्होंने इस पूरे केस को थॉरोली स्टडी किया। जिस हॉस्पिटल में यहाँ पर उनकी जो पोस्टमार्टम हुआ था और जो मौत हुई थी ये सुरेश वर्मा की, उस हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने वो चेक किए थे, ये मार्क्स, यहाँ से गोली लगना, यहाँ से गोली निकलना, ये सारी चीज़ें ये चेक की थी। अब उनका दिमाग तो हिल गया जब ये टीटू सिंह है ना, तो इसके बर्थ मार्क हैं यहाँ पर। और हाँ, तो ये वो मार्क्स हैं जो गोली के मार्क्स थे ना, वो बर्थ मार्क्स हैं। अब बर्थ मार्क्स का भी अलग अलग गेम होता है। बर्थ मार्क्स जैसे एक नॉर्मल आदमी के भी बर्थ मार्क्स हो सकते हैं, अपने भी कहीं ना कहीं होते ही हैं छोटे मोटे। बर्थ मार्क होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। अब अपन सारों को तो कुछ भी याद नहीं है अपने भी कहीं ना कहीं होगा बर्थ मार्क। तो बर्थ मार्क असल में 2D और 3D दो तरीके के होते हैं। तो जो 3D बर्थ मार्क होते हैं ना, 3D बर्थ मार्क मतलब थोड़े से एलिवेटेड होंगे, थोड़े से उठे हुए होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर सिर्फ काला सा धब्बा है, वो नहीं, कहीं उठे हुए बर्थ मार्क्स होंगे बॉडी से। हाँ, तो उस प्रकार के जो बर्थ मार्क्स हैं वो रीइंकार्नेशन के केसेस से जनरली कनेक्ट किए जाते हैं। तो करीबन 3000 रीइंकार्नेशन के केसेस जो डॉक्टर यान स्टीवनसन ने पढ़े, वो मतलब ये मान लो कि आप दुनिया में एक वो बहुत वैलिडेटेड बंदा है रीइंकार्नेशन को लेके। तो उसने जो केसेस पढ़े उसमें 3D बर्थ मार्क्स बहुत ज़्यादा नोट करने को मिले हैं उन केसेस में मैक्सिमम में। और टीटू के वो 3D ही था। हाँ, तो वो जो टीटू के जो बर्थ मार्क था वो वैसा का वैसा ही मिला जो पिछले जन्म में जैसा वो डिपिक्ट कर रहा था कि इस प्रकार का ये पूरा का पूरा गेम हुआ है और इस प्रकार से मेरे को गोली लगी थी, वो सारा उसने बताया। तो ये एक काफ़ी फेमस गेम है जो इसमें अब लोगों ने ये भी सोचा कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, समझ रहे हो आप, ये माँ बाप ने सिखा दिया होगी भैया तो ये कहानी बता देना। और पूरी पॉसिबिलिटी है। सही बात। जब देखा जाता है तो पूरी पॉसिबिलिटी देखी जाती है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि भाई माँ बाप ने बोल दिया हो, माँ बाप को पता हो कि ऐसे ऐसे सुरेश वर्मा की मौत हुई थी, 14 किलोमीटर की कहानी तो पहुंच जाती है अपने घर तक। 14 किलोमीटर तो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अखबारों में आई होगी उस समय अगर ऐसे हत्या हुई है तो वो भी कनेक्शन सारे चेक किए गए। तो उसमें ऐसा भी कोई गेम नहीं था
कि जो टीटू सिंह है वो किसी ज़मीन जायदाद के लिए बोल रहा हो या फिर ऐसे कुछ बोल रहा हो। और उसके जो पिताजी हैं टीटू सिंह के, वो ऐसे नहीं कि कोई एक नॉर्मल इलिटरेट पर्सन है गांव का, ऐसे नहीं, वो प्रोफेसर थे, वो किसी एक लाइक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, ऐसा कुछ था। तो इस वो पूरी रिसर्च के बाद और पूरी डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद टीटू फिर अपनी फैमिली के साथ ही रहता है या फिर वो? नहीं, ये पूरी की पूरी जब रिसर्च हुई थी, ये सारी चीज़ें हुई, तो वो लाइमलाइट में आ गया। तो उसके बाद में ही वेंट टू साउथ इंडिया, वो शायद त्रिपुरा या फिर सॉरी ये क्या कहते हैं केरला या फिर कर्नाटक में कहीं पे उन्होंने फिर वो स्टडी की, काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पर रहे। उसके बाद में वो अपनी फैमिली के थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टच में आते रहते थे। और सुरेश वाली फैमिली से भी टच में थे वो? बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने जैसा कि सारी चीज़ें बता रखी हैं, बहुत ज़्यादा वो उनकी फैमिली के टच में इन्वॉल्व नहीं होते थे, बस उसने बता दिया कि हाँ मैं वही हूँ। हाँ, फिर जैसे जैसे इंसान में मैच्योरिटी आ गई, फिर उसको ये एक्चुअल फैमिली को उसने एक्सेप्ट किया जो उसकी थी उस जन्म में। हाँ, तो नहीं, अभी इस जन्म में जो है, अभी इस जन्म में जो वही कह रहा हूँ, अभी जो इस जन्म में है, उस फैमिली के साथ में रह के उसके बाद में उन्होंने अलग अलग जगह पर पढ़ाया और आज वो पतंजलि में योगा एंड नेचुरोपैथी साइंसेज के प्रोफेसर हैं। बहुत ऐसा है। तो ये एक रियल लाइफ केस है। अब आप सोचो, हालांकि हमने भी लाइक मैक्सिमम लोगों को मतलब जो डिनाई करते हैं वो जैसे अपनी बात कहानी बताने के लिए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको ऐसे सोचो ना कि जितनी ज़्यादा वो इस चीज़ को और ज़्यादा खोलते जाएंगे और ज़्यादा खोलते जाएंगे, वैसे वैसे वो कहानी जो है वो थोड़ा इस डायरेक्शन में जाने लगेगी। भैया मर्डरर कौन था, मार के कौन गया, उनको पकड़ो पहले तो। उससे क्या है, दूसरे की क्या हुआ, हाँ, तो उससे क्या है फिर वो भी होगा, फिर अब जिसका मर्डर हुआ है उसकी फैमिली भी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में घसीटी जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है शायद ये टीटू सिंह का जो आज टीटू सिंह है पतंजलि में, उनका ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि क्यों फालतू किसी को पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में घसीटना। भाई इस पूरे केस में, हाँ जैसे आपने बोला कि आप साइंस से बहुत बिलीव करते हो, आप ये रीइंकार्नेशन के बिलीवर तो नहीं हो, बट पूरी डॉक्यूमेंट्री होने के बाद, वैलिडेशन मिलने के बाद आपको क्या रोक रहा है कि बिलीव करने में कि यार नहीं यार अभी भी कुछ ना कुछ है जो मुझे बिलीव नहीं करवा रहा? अब इसमें आप इस चीज़ को ऐसे समझना शुरू करो कि जैसे साइंस जो है ना, और जो स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, वो पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे हुए हैं कि नई नई चीज़ें निकल के आती रहती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बिलीवर नहीं हूँ, मैंने बोला है मैं स्केप्टिक्स और बिलीवर्स के बीच में हूँ। मतलब अपन साइंस को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे लोगों ने पिछले जन्म का लाइक कभी न्यूज़ आपने कई बार आ जाती है सामने की, पिछले जन्म का पाखंड करके किसी की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं, किसी को, तो फेकनेस भी बहुत चलती है इस चीज़ को लेके। तो जब तक उसका कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता सामने, ठीक है, तब तक आप स्केप्टिसिज्म को भी एकदम से नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं टोटली स्केप्टिसिज्म के तरफ हूँ। इसमें 100% आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आज तक इस डॉक्टर यान स्टीवनसन ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि भाई उसने पूरी जान लगा के भी वो ये नहीं प्रूव कर पाएगा कि ये रीइंकार्नेशन नहीं हुआ था। 100% मैं कह रहा हूँ कि बाहर इतने केस हम सुनने को नहीं मिलते कि जैसे इंडिया में ही मिले हैं ये, जैसे 2-3 मिले हैं। हाँ, पर बाहर इतने कोई कि सॉलिड मिले हो केसेस, ऐसा तो नहीं हुआ। जैसे अगर आपने भी रिसर्च करी, देखो बाहर के केसेस के बारे में हालांकि हमने ज़्यादा स्टडी नहीं की, बाहर भी मिलते हैं केसेस। अब ऐसा है कि 3000 केसेस हैं तो सारे के सारे तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसा जरूर मैंने पढ़ा था कि 3000 में से मैक्सिमम केसेस जो हैं वो अपने एशिया के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें जियोग्राफिकल लोकेशंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये चीज़ें ऐसे थोड़ा सा उसमें आ जाती हैं कि कोई भी अमेरिका का बंदा, कोई भी बंदा इंडिया में पैदा होने के बाद ये नहीं बोलेगा कि मैं भाई अमेरिका में मैं पिछले जन्म में ये था। ऐसे रीइंकार्नेशन के केसेस नहीं आते। आप रीइंकार्नेशन के केसेस को अगर स्टडी करोगे ना, तो ये एक लोकेलिटी से ज़्यादा आते हैं। और जो आप साइंस वाली बात कर रहे हो ना, वो साइंस वाली बात इसलिए भी निकल के आ जाती है कि ये जो तीनों फेमस मेजर केसेस हैं, ये मैक्सिमम यहीं से ही हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा के। जो वो ये वाला केस है, क्या कहते हैं अपना शांति देवी वाला, वो भी तो यहीं का ही है, वो भी तो मथुरा और दिल्ली का ही है पूरा का पूरा। तो ये इस वाली बेल्ट का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लोगों को एक बार के लिए ये लगता है कि यार ये कहीं ये इस तरफ के लोग बातें तो नहीं बना रहे हैं। पर भाई इसके साउथ इंडिया में कैसे नहीं आ रहे इतने केसेस? हाँ, अमेरिका में क्यों नहीं आ रहे? वो वाली चीज़। पर इसके पीछे भाई कोई लॉजिक, जैसे साइंटिस्ट वगैरह इन्होंने कुछ दिया हुआ है कि भाई कि कैसे याद रह जाता है लोगों को? जैसे ये कुछ केसेस हैं, कैसे याद रहता है, क्या रीज़न रहता है इसके पीछे कि भाई पिछले जन्म का याद रह जाता है इंसान को, कि वो ऐसे ही है कि भाई वो जैसे ही बॉर्न हुआ और ऐसे ही आ गया उसके दिमाग में, या उसके पीछे भी रीज़न एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ? नहीं, देखो इसमें ना जो काफ़ी इसमें से केसेस हैं वो 2 कैटेगरीज में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा फिट तब बैठेगा जब आप ये सुमित्रा शिवा वाला केस जानोगे। तो जैसे ये तो रीइंकार्नेशन का केस हो गया, इसमें पुनर्जन्म हुआ है। इसी रीइंकार्नेशन की एक और कैटेगरी होती है रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन, ठीक है। कि कोई इंसान मरा, ठीक है, और लोग उसका शोक मनाने के लिए बैठे हुए हैं,
और वो इंसान अचानक से उठ के बोले कि नहीं नहीं मैं तो जिंदा हूँ, आप सोचो। और वो इंसान वापस उठ के ये ना बोले कि मैं यही हूँ, वो बोले कि मैं कुछ और था। तो ये केस हुआ था सुमित्रा शिवा वाले में। तो ये 1985 की बात है। तो 1985 में ये केस हुआ था, है ना, नहीं 1985 में ये जो है ये जन्म हुआ था इस महिला का, सुमित्रा नाम का एक बच्ची थी। तो वो अपने लाइक काफ़ी अकेली रहती थी। अब देखो इन चीज़ों को लोग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन से क्यों जोड़ते हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि इस बच्ची का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी से जुड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन है क्या, जैसे उसको लग रहा है ऐसा कि मैं पिछले जन्म में कुछ था कुछ थी वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जो गेम है सुमित्रा शिवा वाला, तो इसके अंदर इस पूरे केस के अंदर क्या हुआ कि वो जो बच्ची थी वो पैदा हुई एक परिवार में, उसकी शायद माताजी नहीं थी और पिता अक्सर बाहर रहते थे, ठीक है। उसके बाद में वो अपने घर वालों के साथ में रहती थी, बहुत ज़्यादा अकेली रहती थी। घर वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, अब दूसरा घर वाला नॉट नेसेसरीली हर कोई जो घर वाला है वो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मान के पाले, है ना, ज़रूरी नहीं है। तो उस चक्कर में वो अकेली रहती थी बहुत ज़्यादा। इससे क्या हुआ कि मतलब उसकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ा, उसके दिमाग पर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। धीरे धीरे वो समय बीतता गया, वो 14 साल की हो गई। 14 साल की होने के बाद में उसकी शादी करवा दी गई। शादी करवाने के बाद में उसका जो हस्बैंड था वो भी उसके पिता की तरह बाहर ही रहता था मैक्सिमम टाइम, और नौकरी वगैरह, नौकरी पेशे के चक्कर में। तो फॉलोइंग दिस वो पूरी तरह से ही अकेली थी एक बहुत लंबे समय के लिए। लेकिन देन शी गॉट प्रेग्नेंट, फिर उसका बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ उसका। और लड़का जब पैदा हुआ और ये सारी चीज़ें हुई तो उसको एक ऐसा कोई साथी टाइप मिला। लेकिन शायद पुराने जो इसका पुराना जो पूरा पास्ट की जो उसकी लाइफ रही उसका इम्पैक्ट कुछ इस प्रकार का था कि 26 जुलाई की बात है, करीबन 2000 के आसपास की बात होगी। 26 जुलाई की बात है। वो प्रेडिक्ट करती है कि मैं 3 दिन बाद में मर जाऊंगी। और वो क्या किया करती थी, ऐसे अपना मतलब जैसे अपनी आंखें रोल कर लेना, आंखें पीछे, जैसे किसी में नहीं अपन देखते अंडरटेकर, हाँ तो भूत वगैरह आ जाते हैं किसी में, तो उसे अपने दांत वगैरह भींच लेता है, आंखें पीछे रोल हो जाती हैं और उस तरीके से पकड़ लेता है। तो आसपास के जब गांव के लोग उसको ये स्थिति में देखने आते थे तो लोग यही बोलते थे कि भाई कोई भूत पेशाब आ गया है, कोई इस पर किसी का साया है, कि या फिर कोई ज़्यादा बीमार है, या फिर इस तरीके के लोग अजम्पशंस करते थे। उसने प्रेडिक्शन कर दिया। 29 जुलाई को वो मर गई, वो महिला जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि जिसकी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से लेके कोई भी नहीं था, तो उसके लिए उस बच्चे की महत्वता एक नॉर्मल माँ के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा ही हो रही होगी, है ना। 29 जुलाई को जब लोग सब लोग शोक मना रहे थे उसका, है ना, और सब आसपास बैठे हुए थे, तो वो मरने के बाद में कुछ टाइम बाद में वो दोबारा खड़ी हो गई, ठीक है, दोबारा उठ बैठी और बोलती है कि मैं तो शिवा हूँ, ठीक है, शिवा त्रिपाठी हूँ, ठीक है। अब लोग चौंक गए कि ये कौन है। अब जो पिछला वाला जो कैरेक्टर है ना, जो सुमित्रा है, वो कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छे से साड़ी और कपड़े पहनने के ढंग नहीं थे उसके अंदर। एक नॉर्मल, जैसे आप कंपैरिजन करोगे तो एक शहर वाला आदमी, अर्बन आदमी कंपैरिजन कर लिया जाता है कि भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा और अपने केयर करेगा, ज़्यादा उसको अच्छे से कपड़े पहनेगा वगैरह वगैरह। तो इस केस के अंदर भी डॉक्टर सतवंत पसरीचा जो हैं, अपनी इंडियन साइकेट्रिस्ट जो हैं, उन्होंने पूरा का पूरा इसको, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने पूरा इसको स्टडी किया, इस केस को सारा का सारा। इसकी भी पूरी डॉक्यूमेंट्री पड़ी है। डॉक्टर सतवंत पसरीचा के खुद के इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने सारा ये बताया हुआ है कि उसके बाद में जो बच्चा उसके लिए इतना मायने रखता था, वो महिला शिवा बन के जब उठी मरने के बाद में, तो उसको वो देखा ही नहीं उसने उस बच्चे की तरफ, क्योंकि वो किसी और रूप में जन्मी है। फिर जब ये बात न्यूज़ में फैली, और फैलने के बाद में जब पता चला कि सच में आसपास में किसी एक शिवा नाम की महिला की मृत्यु हुई थी, और वो जो शिवा नाम की महिला की मृत्यु हुई थी कुछ टाइम पहले, तो वो जो है वो इसमें सुमित्रा के मरने के बाद में उस शिवा नाम की महिला ने सुमित्रा का शरीर धारण किया, और फिर वो जो है वो उठ गई। और अब ये जो नई महिला है, सुमित्रा के शरीर में जो नई महिला है वो शिवा है। बाप रे। तो ये सुमित्रा और शिवा का केस था। तो आत्माएं एक्सचेंज हो गई एक तरीके की, सोल। अब ये कहानी कोई भी सुन के यही अनुमान लगाएगा, यार ये तो वो वाला पॉडकास्ट हो गया, इसमें तो फेंका फेंकी चल रही है दवा के, साइंस वाले तो हाँ, इसमें तो ये वो बोल रहे हैं कि यार ये तो ये हाँ आत्माएं भटकती हैं, तो वो सुमित्रा मर गई, वो शिवा मर गई होगी,
तो उसकी आत्मा जो है वो भटक रही होगी, तो उसको खाली डेड बॉडी मिली तो वो आत्मा उसमें खाली डेड बॉडी में आके घुस गई। और यार ये तो फेका फाकी कर रहे हैं पॉडकास्ट में, बट इसके रियल प्रूफ है। आप उसको एक्सेप्ट करो या मत करो, आप जाके उसको उसकी थोड़ा रिसर्च करो पूरा। आप देखो डॉक्टर सतवंत पसरीचा थोड़ा ऐसे है कि वो अपने मन से बना बना के कुछ भी बोल रही हैं। जो जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी एंथ्रोपोलॉजी को दी हो, जिस इंसान ने इतना थॉरोली सारी चीज़ें पढ़ी हों, वो ऐसे थोड़ी की हवाबाजी करता रहेगा। तो इसके लिए भी सभी के डॉक्टर यान स्टीवनसन के सारे ये केसेस हैं, सारी थॉरो केस स्टडीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में ये बात भी रिकॉर्डेड है कि शिवा की जब ये बात फैली और ऐसे न्यूज़ में आने लगा कि भाई एक महिला है जिसका नाम सुमित्रा है, वो मरी थी, वो दोबारा जब उठी तो शिवा नाम की थी, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आई, तो शिवा त्रिपाठी के पिताजी उनके पास तक ये बात पहुंची। तो शिवा के घर पे वो आए, जो पिताजी थे वो शिवा के घर पे आए। तो पिताजी को देखते ही उसने फट से गले लगा लिया अपने पिताजी को। फिर जब ये सारी बातचीत हुई उनके बीच में, तो बातचीत होने के बाद में वो जो उसके पिता हैं वो एल्बम भी लेके आए थे सारी चीज़ों की, कि क्या था, कि मतलब शिवा की जो मौत हुई थी उसके पीछे क्या रीज़न था, सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद में मतलब प्रोबेबल केस ये है कि जो शिवा है उसने आत्महत्या की थी, और अपने किसी फैमिली रिलेशन की वजह से, शायद ननद वगैरह की वजह से कोई आत्महत्या की थी। तो वो जो एल्बम लेके आई थी उसमें एक एक फैमिली मेंबर शिवा ने अपना पूरा पहचान लिया। और यहाँ पे अपन उस शिवा की बात कर रहे हैं जो सुमित्रा के शरीर में खड़ी हुई है। उसने अपना पूरा एल्बम में उसमें फैमिली मेंबर्स को पहचाना, सारी चीज़ें हुई, और उस हिसाब से फिर ये केस भी एक वेरीफाइड केस बना इस चीज़ का कि रीइंकार्नेशन जेन्युइनली हो सकते हैं। अब साइंस के पास कोई सबूत नहीं है कि वो इसको कर पाए, रीइंकार्नेशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी कैटेगरी भी अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो टीटू सिंह का केस है वो प्रॉपर रीइंकार्नेशन का केस है, और जो ये सुमित्रा शिवा का केस है ये रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन का केस है। यहाँ पर एक बॉडी में रिप्लेसमेंट। ये तो पहली बार सुना है भाई, ये तो केस ही पहली बार सुना है इस टाइप का, डेड बॉडी में एक नई वो आ गई है। ये ऐसी फैंटेसाइज सुना है कि बंदा डेथ बेड से उठ गया। अभी भी रील आ रही थी कि बंदा जल रहा है और उठ के खड़े हो गए एक बूढ़ा था एक। हाँ, अभी वो एक एम्बुलेंस वाला भी तो हुआ था कि महाराष्ट्र में उसने स्पीड ब्रेकर से कुदा दी तो वो एम्बुलेंस में से बंदा उठ के जिंदा हो गया। तो ये पर वो रहता वो ही है, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी और की। ये रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन का केस है। इसकी भी थॉरो स्टडी है, इसके पीछे की भी पूरी प्रॉपर रिसर्चेस पड़ी हुई हैं, स्टडी करो आप इसको। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है भाई साहब, ये तो हिला देगा भाई दिमाग को। तो इसके हैं सारे सबूत हैं। आप देखना, आपको डॉक्टर सतवंत पसरीचा का इंटरव्यू मिलेगा, उन्होंने इस बारे में पूरा बताया है कि उनका साड़ी पहनने का तरीका बदल गया, वो इंग्लिश के शब्द यूज़ करने लगी अपने कॉन्वर्जेशन में, वो एक समझदार इंसान की तरह बात करने लगी। और जो पुरानी महिला थी, इलिटरेट थी, और ये जो सुमित्रा थी वो इलिटरेट थी। तो जो सुमित्रा थी, वो जो शिवा थी, वो सुमित्रा के शरीर में आने के बाद ही एक लिटरेट इंसान की तरह बात करने लगी। सब कुछ बदल गया। वो पढ़ी लिखी थी, तो इस तरीके से इसमें बदलाव। क्रेजी भाई, आपको कितना मजा आता होगा भाई रिसर्च करने में है। और उसके बाद में फिर एनिमेशन करने में, पूरा लोगों को उससे समझाने में और मजा आता है। तो इसका एनिमेशन बनाने में कितना प्रोसेस जाता होगा भाई आपका? क्या वो आप डायरेक्ट करते हो सीन बाय सीन, या कैसे करते हो? जो एनिमेशन है ना, वो टोटल डिवाइडेड है करीबन 7 स्टेजेस में आप मान लो, ऐसे डिवाइडेड है। तो जब हम जैसे कोई भी हम टॉपिक डिसाइड करते हैं और उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री बेस्ड हमको एनिमेशन बनाना है, तो हम उसको ऐसे सोचने लगते हैं कि जो टॉपिक है वो सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन हो गया, उसकी थॉरो रिसर्च हुई, रिसर्च के कन्फर्मेशंस हुए, उसके बाद में उस पर स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट का वापस कन्फर्मेशन हुआ। अगर कोई वैलिड लोग हैं तो वैलिड लोगों के द्वारा कन्फर्मेशंस हुए, कोई बायोलॉजिकल वीडियो है तो किसी मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा उसका कन्फर्मेशन हुआ। एक बार सारी स्क्रिप्ट वेरीफाई हो गई, उसके बाद में हम लोग प्रोडक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में कंपेरेटिवली ज़्यादा पैसा लगता है हमारे प्रोडक्शन में। तो उस पर सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि आप उसका एक बार वो स्क्रिप्ट रेडी हो गई, उसका फिर वॉइस ओवर वगैरह हो गया, उसका फिर आप एक बार स्टोरी बोर्ड कर लो। तो स्टोरी बोर्डिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा जो आगे दिखेगा क्या, इमेजिनेशन क्या है, जब कोई भी लाइन बोली जाएगी तो एग्जैक्टली दिखेगा क्या स्क्रीन के ऊपर, वो पूरा का पूरा डिसाइड करते हैं बैठ के क्या दिखेगा। उसके बाद में ये प्री प्रोडक्शन तक का पार्ट था। अब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो प्रोडक्शन में पहले हर चीज़ की मॉडलिंग होगी, फिर टेक्सचरिंग होगी, फिर रिगिंग होगी, फिर लाइटिंग होगी, फिर एनिमेशन होगा, फिर रेंडरिंग होगी, फिर कंपोजिटिंग होगी, फिर वो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो जुड़ेगी। भाई कितना खर्चा है एक वीडियो का एनिमेशन के बाद? 1.25 लाख 1.5 लाख मान लो। एक 30 मिनट की वीडियो है तो 1.25 लाख 1.5 लाख मान लो आप, पूरा जो सारे सोर्सेज वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में। फिर रेंडरिंग में भी टाइम लग जाता है इस तरीके से, इसलिए थोड़ी सी वीडियोस जो है वो डिले हो जाती हैं, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा है लोगों को देखने के बाद में। अब आप ये जो मेरी रीइंकार्नेशन वाली वीडियो है, इसके नीचे आप कमेंट पढ़ोगे तो आप यार अलग ही लेवल के कमेंट हैं। तो आपको चाहे जो आप उससे पैसा कमा रहे हो वापस, उससे आपको एनर्जी मिले ना मिले,
और आप जो काम करने के बाद में जो आपको फेम मिल रही है उससे एनर्जी मिले ना मिले, लेकिन Audience काम के की एनर्जी appreciation से और फिर उससे जो आपको- कमेंट आते हैं ना, लोग बोलते हैं कि यार ये तो मूवी थी, मैं तो हुक हो गया इसको देख के, वो जो अप्रिसिएशन मिलता है ना उसका मजा अलग है, वो फिर अगली वीडियो की एनर्जी देता है, ये चीज़ है ऐसा है। क्रेजी भाई ऐसी एक और वीडियो बनाई थी आपने, क्रेजी लॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया। हाँ वो उनका तो तगड़ा ही सीन है। तो वो भी आपने रिसर्च करी है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं भाई। हम लोग ट्रैवल की भी बहुत बातें करते हैं और अलग अलग देशों के बारे में जानना हमें बहुत पसंद है, हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद है। और नॉर्थ कोरिया तो हमेशा से ही चर्चे में रहती है, विवाद में रहती है। तो कुछ बताओ भाई, आपने क्या रिसर्च करी, क्या है वहाँ के लॉज, कैसी जिंदगी है वहाँ के लोगों इसके अंदर देखो, नॉर्थ कोरिया की अगर अपन बात करें तो उसमें रिसर्च करने का सिर्फ जो मेन तरीका है वो यही है कि या तो वहाँ पे जो लोग गए हों वो बताएं, या फिर वहाँ से जो लोग भाग के निकल गए हैं वो बताएं, कैसे भी करके बच के भाग के निकल गए हैं वो बताएं। तो ये दो ही तरीके हैं। तो इनके बेसिस पर और जितनी भी पुरानी स्टोरीज़ हैं उनके सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट के बेसिस पर पूरा हमने कलेक्ट किया था, और उसके हिसाब से उसके अंदर मतलब लिस्ट ऑफ लॉज बताए थे, खतरनाक खतरनाक लॉज उन लोगों ने बना रखे हैं। एक पोर्ट्रेट वाला लॉ बना रखा है कि जो उसका पोर्ट्रेट है वो दीवार पे सबसे ऊपर टंगा हुआ होगा। हाँ, अगर वो टेढ़ा हुआ और कभी भी आके किसी ने चेक कर लिया तो आप गए समझो। तो ये हर घर में उसका पोर्ट्रेट रखना है, ऐसा है? हर घर में एक पोर्ट्रेट होगा। उसका जो पोर्ट्रेट है वो दीवार में जितनी भी बाकी फोटो पेंटिंग घड़ी कुछ भी लगा हुआ होगा वो सबसे ऊपर होगा। वो थोड़ा भी टेढ़ा नहीं हो सकता। अगर वो टेढ़ा हुआ यानी कि आप अपने जो महाराजा हैं डिक्टेटर किम जोंग उन जी उनकी आप इज्जत नहीं करते, उसका ये मायना है। जो नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है वो वाइट क्लॉथ देती है एक सफाई करने के लिए। आप उसको नॉर्मल कपड़े से नहीं पहुंच सकते, वो आपको एक फोटो हाँ उसको वो जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उनको वाइट क्लॉथ देती है। और पोर्ट्रेट जो है वो सिर्फ उसका नहीं होता, किम जोंग उनका नहीं होता, उसके सारे उसके जो पिताजी हैं और जो दादाजी हैं, ये तीनों के पोर्ट्रेट जनरली होते हैं। और 3 के अगर नहीं लगे हैं तो कम से कम 2 के तो होने ही चाहिए। एक तो किम जोंग उनका, एक उसके पिता का या फिर उसके दादा का। किम जोंग ने अपने पिता को भी तो अभी तक कभी वो नहीं कर रखा कि बंद कर रखा है एक उसमें कि पानी जैसे कि क्लोन बन जाता है, ऐसा कुछ करा है ना उन्होंने कि बॉडी को बचा रहा है वो, ऐसा कुछ। इसके बारे में नहीं पढ़ा मैंने, मतलब मेरे को तो इतना ही पता है कि उनकी जो मौत हो गई थी वो है। तो किम इल संग जो है उनकी मौत हो गई थी, उसके जो पिता हैं, है ना। तो ये पोर्ट्रेट वाला लेकिन उनका खतरनाक सीन है। इसका एक वो वाला कांड भी हुआ था, अगर आपने सुना हो तो। वो जो उसकी एक लेडी थी, वो अपने उसका क्या हुआ, वो लेडी है ना, उसके घर में आग लग गई। तो वो गई थी साइड में किसी काम से, अपने जैसे किसी दूसरी जगह पे चले गए, किसी एक साइड में लोकेशन पे चले गए किसी काम से, घर के काम से। तो वो उसके जो घर था उस घर में आग लग गई। अब घर में आग लग गई तो सबसे पहला काम एक माँ क्या करेगी, अपने बच्चे को बचाने का। अपने बच्चे को लेगी और वहाँ से भागेगी। तो उस महिला ने वही किया, लिया अपने बच्चे को और भाग गई। तो उस बच्चे को जो है वो जेल में डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि उसने उन दोनों पोर्ट्रेट्स को नहीं बचाया। तो अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहला काम ये है कि आप पहले पोर्ट्रेट्स को बचाओ, ठीक है, वरना आप अपने उसके डिक्टेटर की केयर नहीं करते और उसके बाद में अपने बच्चे को बचाओ, बच्चा बाद में, पोर्ट्रेट पहले। अपनी जनता के माइंड में साइकोलॉजिकली ये भर रखा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और मतलब बच्चा भी बचपन से ही ये सोच के चलेगा कि यार इसकी इज्जत करनी है, घर वाली करें या ना करें, अब इसके लिए भाई उन लोगों ने एकदम लूप बना रखा है पूरा का पूरा। और उस बंदे ने ऐसा खतरनाक लूप बना रखा है कि आप इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते। आप इंडिया में तो इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते हो, आप नॉर्थ कोरिया से इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते। एक बंदा था, तो उसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो वो बंदा जो था एक फैक्ट्री ओनर था, बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट तो क्या, फैक्ट्री ओनर। तो वो फैक्ट्री ओनर की फैक्ट्री में नीचे बेसमेंट में 13 फ़ोन पकड़े गए थे एक बार, जिनसे वो इंटरनेशनल कॉलिंग किया करता था। तो सब लोगों के सामने लाके उसको निपटवा दिया उस बंदे को। और इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते तो आप बाहर का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर का कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते। करते हैं लोग फिर भी, इलीगली करते हैं, लेकिन बाहर का कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो आप साउथ कोरिया से रिलेटेड, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वैसे रिलेशन है जैसा इंडिया पाकिस्तान का है। तो आप साउथ कोरिया से कोई रिलेटेड चीज़ नहीं देख सकते, आप बाहर की कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देख सकते। और अमेरिका से तो उसकी स्पेशल चिड़ है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का कंट्री है, और उसकी स्पेशल, और जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया से भी वो इसीलिए चिड़ उसकी ज़्यादा है। और उन लोगों की जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं उनका कैपिटलिस्टिक सीन नहीं है ना। तो आप बाहर से कुछ मूवीज़ नहीं देख सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते, आपको बाहर का एनवायरनमेंट का पता ही नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से बना रखा है। ऊपर से ट्रिपलेट्स को वहाँ पर लक माना जाता है। हाँ, अगर किसी के घर में ट्रिपलेट्स पैदा हो गए ना, तो अब जो एक तो ये भी एक डिस्क्लेमर है कि जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसमें से हमारे पास में सोर्स का क्या तरीका है, जो भी मैं बता रहा हूँ, या तो कोई
नॉर्मल गूगल भी नहीं, गूगल में तो फिर भी कोई कुछ भी लिख देता है, कोई या तो वहाँ का जो भागा हुआ बंदा हो उसका पॉडकास्ट हो, उसने ये सारी चीज़ें बताई हों, या फिर कोई जेन्युइन रिसर्च पेपर्स ऐसे हों, या फिर मोस्ट तो केसेस ऐसे ही हैं जो भाग जाते हैं वहाँ से लोग, वो बताते हैं कि उसमें क्या क्या नियम है उस कंट्री के अंदर, बाकी तो कोई आप जान ही नहीं सकते। तो एक ये नियम भी है उनमें से कि अगर किसी के यहाँ पर ट्रिपलेट पैदा होता है तो उसको एक तरीके से लक माना जाता है। इसमें एक दूसरा, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो बताऊँगा मैं आपको। तो उसको लक कंसिडर किया जाता है और उनको सरकार उठा लेती है। अच्छा, बच्चों को जो ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। और फिर उनको जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्फनेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि प्योंगयांग में ही है, उनकी जो कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग में, वहाँ पर ही है, वहीं पर ही उनको बड़ा करते हैं। और 4.5 5 साल 6 साल तक बड़ा करने के बाद में फिर उनको उनके माँ बाप को सौंप देते हैं। ये क्या बात है? अगर माँ बाप रखना चाहते हैं हमें नहीं देना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे? ऑप्शन तो है ही नहीं भाई ऐसा कि हम माँ बाप रखना चाहते हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। जब इसका ये जो किम इल संग है, जब इसकी डेथ हुई थी, तो जैसे अपन गांधी जी के टाइम पे 2 मिनट का मौन रखते हैं, ये लोग करीबन 10,500 मिनट का मौन रखते हैं, ये लोग 10 दिन का मौन रखते हैं। तो 10 दिन का इस प्रकार का मौन होता है कि अगर आपके घर में किसी की डेथ भी हो गई ना, तो आप उसकी क्रिमेशन नहीं कर सकते, आप उसका, वो डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी, आप उसका क्रिमेशन नहीं कर सकते। आपका बर्थडे आ गया, आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप उस ड्यूरेशन में शादी नहीं कर सकते, आप हंस नहीं सकते, आप दारू नहीं पी सकते, आप एंजॉय नहीं कर सकते। ये सारे नियम हैं। तो ये 10 दिन के लिए वहाँ पर रहता है। तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शन वाली तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट्स वाला फैक्टर है ना, ये थोड़ा सा क्रेजी इसलिए माना जाता है, ये जो नियम है ट्रिपलेट्स वाला, कि वो जो 4.5 5 साल तक बच्चा उनके पास में रहता है ना, तो वो उस बच्चे को जो है लाइक, और ऐसा भी है कि स्टार्टिंग के दिनों में जो मदर है वो भी वहीं रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को मदर से अलग नहीं कर सकते आप, फीडिंग की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मदर भी वहीं रहती है। उसके बाद में मदर इधर आ जाती है वापस अपनी सिटी में, और बच्चा जो है वो एक बार संभलने के बाद में फिर प्योंगयांग में ही उसको बड़ा किया जाता है। और उसके अंदर ये विचार डाले जाते हैं कि किम जोंग उन ही आपका भगवान है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से बात निकल के आई थी कि जो किम इल संग था, ठीक है, मतलब किम जोंग उनका जो बाप है वो है किम जोंग इल, और जो किम इल संग था, किम जोंग उन अभी जो प्रेजेंट डिक्टेटर है उसका दादा, उसको ये था कि यार मतलब अगर मेरे को कोई मार सकता है, ठीक है, अब ये बात उसको कहाँ से किसने दिमाग में डाली वो सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन जितनी हमने रिसर्च की थी उसमें यही है कि अगर उसको कोई मार सकता है तो वो ट्रिपलेट्स में से कोई एक होगा। तो वो ट्रिपलेट्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ट्रिपलेट्स को पहले ही अपने पेरेंट्स से अलग करने के बाद में उनके दिमाग में ये बात डाल देते हैं किम जोंग उन तो तुम्हारा भगवान है, ताकि उनके बारे में कोई ऐसा सोचे ना। तो इसके पूरे जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, जहां से भी हमने पूरी रिसर्चेस इकट्ठी की थी, वो सारी हमारी वीडियो में है, हमने दिखाया भी है। ये यही फॉलो कर रहा है कि कोई ट्रिपलेट अगर पैदा होते हैं, हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू था। ये पब्लिक में नहीं है, लेकिन लोग ऐसा ब्लेम करते हैं कि ये सीन है, ठीक है, और लोगों को जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी उसी बेसिस पर। लेकिन सरकार क्या बोल के उठाती है कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए लक हैं। तो भैया ट्रिपलेट्स ऐसे गरीबी में नहीं, क्योंकि आपको पता है वहाँ की गरीबी की क्या स्थिति है, इतनी गंदी हालत हो रखी है। अगर आप किसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं करोगे, मर जाएगा आदमी, क्या करेगा, अंदर ही अंदर क्या सड़ जाएगा आदमी। उनके यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये स्थिति हो रखी है आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया की, और वो बढ़ती ही जा रही है समय के साथ में। हो सकता है पॉसिबली किसी ना किसी कंट्री के साथ में उसको ट्रेड्स ओपन करने पड़े, किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ में फ्यूचर में। तो वो ये बोल के लेते हैं कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए लकी हैं, और ट्रिपलेट्स को हम अपने प्रीमियम ऑर्फनेजेस में पालेंगे। तुम अपनी गरीबी में मत उनको पाल पोस कर बड़ा करो, हम उनको यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा करेंगे। और इसी बहाने वो उनके दिमाग में ये बात डालते हैं कि भैया किम जोंग उन तो भगवान है, उसके लिए कुछ नहीं करना। तो ये केस हो गया। उसके अलावा और क्या अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर? एक ऑटो बॉम्बियर का भी केस हुआ था, जहाँ पर अमेरिका का एक बंदा था, तो वो एक एजेंसी के थ्रू, चाइना की किसी एजेंसी के थ्रू वो वहाँ पर घूमने गया था, है ना। तो वहाँ पर वो लोग रहे, ठीक है, न्यू ईयर मनाने गया था। तो कुछ 28-29 दिसंबर को पहुंचा होगा वहाँ पर, न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट किया, सारे फोटोज़ वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में 2 जनवरी को वो लोग वहाँ से चलते हैं। तो 2 जनवरी को जब ऑटो बॉम्बियर अपने साथियों के साथ में, अब जैसे अपन ऐसे इमेजिन करो, अपन सबके सब एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन एक ट्रिप जा रही है, एक कंपनी है जो ट्रिप भेजती है, उन ट्रिप में अपन सारे के सारे मिल गए तो एक ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही वो बंदा भी गया था, आपस में कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन ट्रिप जा रही है तो वो एक कंपनी के थ्रू जुड़ गए सारे। तो वहाँ पर जब वो लोग 2 जनवरी को एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तो निकलते वक्त उस बंदे के कंधे पे एक हाथ आता है और उसको वहीं पर ही रोक लिया जाता है कि भैया आप नहीं जा सकते। उससे पूछा क्यों? तो जो रीज़न बताया वो ये बताया गया कि आपने हमारे देश के साथ में गद्दारी की है।
उस बंदे को रोक लिया, इन्वेस्टिगेशंस चले, सारी चीज़ें हुई। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि जो बाकी लोग थे, अब दोस्ती तो हो ही जाती है भाई, आप 7 दिन किसी के साथ बिता रहे हो, और वो भी ऐसे खतरनाक देश में जहाँ का आपको पता है कि वहाँ पर मौत तो निश्चित है अगर कुछ हो गया ऐसा वैसा। तो अब बाकी के जो 7 जने थे उन्होंने भी रुकने की कोशिश की कि भैया हम कैसे छोड़ के चले जाएं अपने साथी को। तो जब उन्होंने रुकने की कोशिश की तो उनको भगा दिया गन पॉइंट पे, तुम निकलो बेटा, अपना रास्ता पकड़ो, तुम सिर्फ ये रुकेगा। तो इस बंदे को रोका, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुए, सारी चीज़ें हुई। तो इसके ऊपर चार्जेस ये लगाए गए कि इस बंदे ने जिस होटल में ये लोग रुके थे, उस होटल में मौजूद किम जोंग उनका जो पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर को फाड़ा था। और पोस्टर को फाड़ना, किम जोंग उनके पोस्टर को फाड़ना इस पूरे देश की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है, इसलिए इस चार्ज के बेसिस पर उसको उन कैंप्स में डाल दिया, उसको कैंप्स में डाल दिया और वहाँ पे वही कुटाई ढंग से, वो वाली चीज़। तो ये जब एंटायरली ये पूरा का पूरा हुआ, तो उसके बाद में अब यूएस गवर्नमेंट है, वो भी भाई अपना पूरा जोर लगाएगी। ऐसे कैसे किसी देश ने हमारे नागरिक को रोक लिया, और ऐसे केस में जो पूरा देश है वो एक तरीके से भड़क ही जाता है। अपना अभिनंदन के साथ जब केस हुआ था तो पूरा देश इकट्ठा हो गया था, वो वाला सीन है। तो उन्होंने सबूत मांगे, तो सबूत के नाम पे इन लोगों ने एक सीसीटीवी रिलीज किया, जिस सीसीटीवी में कुछ एक पर्टिकुलर टाइमिंग दिखा रहा था, शायद 12:30 या 1:30 ये 1:30 या फिर 2:30 बजे का कोई एक टाइम दिखा रहा था सीसीटीवी के अंदर टाइमिंग। तो फिर बाद में जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुआ और सारी चीज़ें हुई, जब उनके साथियों से पूछा गया, तो बाद में ये चीज़ निकल के आई कि यार वो तो ये 2:30 बजे के आसपास तो वो एंजॉय कर रहे थे, न्यू ईयर की रात है, 12 बजे तो 1 बजे हैं, 12 बजे तो लोगों का सेलिब्रेशन शुरू होता है, सुबह 5 बज जाते हैं लोगों को सेलिब्रेट करते करते। तो वो बोलते कि हम इस समय तो हम लोग होटल में थे ही नहीं, ये कहाँ से निकल के आया सीसीटीवी, और इस समय तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके बाकी साथी जो थे उन्होंने जाके अमेरिका में ये चीज़ बताई। तो उसके बाद में जो यूएस है उसने नॉर्थ कोरिया पर और ज़्यादा दबाव डालना शुरू किया, उनको ये बताना शुरू किया कि भैया हमारे बंदे को छोड़ दो, ऐसा ऐसा सीन है। अब दोनों में जो है वो सारे टर्म्स एंड इधर से उधर चले होंगे, सारी बातचीत हुई होंगी, सारी चीज़ें। इतने दिन में 13-14 दिन के लिए उस बंदे को उन लोगों ने कैंप के अंदर रखा, और वहाँ पर उस बंदे की जो हालत की उन लोगों ने, ऑटो बॉम्ब टॉर्चर किया उसको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, और ये हालत कर दी उस बंदे की। जब आप एक उसकी वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे ना, तो आप ऐसा एकदम से आपका ऐसा दिल सा एकदम कांप जाएगा कि यार ये कैसे हो गया। तो वीडियो है उस बंदे की अमेरिका में आने के बाद में प्लेन से गाड़ी में आते हुए, मतलब प्लेन लैंड हो गया, उसके बाद में प्लेन से उस बंदे को निकाल के गाड़ी में डाल रहे हैं ले जाने के लिए। तो वो उस वीडियो के अंदर वो जो ऑटो बॉम्बियर है वो अधमरा पड़ा हुआ है। इतना खतरनाक टॉर्चर किया उस बंदे को लाके। यहाँ पे आने के बाद में तुरंत उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में 1 या 2 दिन में उसकी मौत हो गई, ऑटो बॉम्बियर की। अब ये लोग उन पे इल्ज़ाम लगाएं, नॉर्थ कोरिया पे, यूएस वाले, कि भाई नॉर्थ कोरिया ने ऐसा ऐसा किया है। नॉर्थ कोरिया वाले बोले हमने तो सही भेजा था, ये तो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये यूएस वालों ने इसकी ऐसी हालत की अपना बंदा। और उसके माँ बाप आज तक लड़ रहे हैं, उसके माँ बाप की आंखों में आज तक आंसू ही हैं, उनको आज तक कोई जस्टिस नहीं मिला। और इतने सारे इंटरव्यूज हैं जहां पर उन लोगों ने, उसके माँ बाप ने इतनी सारी कोशिशें की है कि कैसे भी करके इस बंदे को जस्टिस मिले। ये भी पॉलिटिकल मुद्दा ही बन गया। ये पॉलिटिकल मुद्दा फिर बाद में इसलिए और ज़्यादा ये कंफर्म हुआ था कि उसी समय पे जो नॉर्थ कोरिया है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था। तो पूरी दुनिया का ध्यान न्यूक्लियर टेस्टिंग से हटाने के लिए और इस केस पर ले जाने के लिए, और ताकि उनका बंदा उनके पास था, यूएस की एक तरीके से इतनी बड़ी धरोहर है। अब अगर मान लो अभिनंदन सेफली वापस ना आ पाए तो जनता किसको गाली देती है? पीएम को गाली देगी, ये काम होंगे सारे। तो पॉलिटिकल लीडर की जाती है ना सबसे पहले तो, कि भाई क्या औकात है तेरी, तू एक देश से अपना बंदा वापस नहीं ला पाया। ये सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन की वजह से जब तक वो ऑटो बॉम्बियर वहाँ पे रहा, पीछे पीछे से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, वो मुद्दा उठा रहा, और इनका जो एक तरीके से वो था ना मॉर्टगेज इनका एक बंदा वहाँ पर था, तो उस चक्कर में उन्होंने अपना वो फ़ायदा उठा लिया। ये उसका कंक्लूजन निकला था ऑटो बॉम्बियर केस का। अब बाद में तो आप क्या ही कर लोगे, मतलब, और फ़र्क भी क्या पड़ता है, ये तो ये अपने बीच की बातें हैं, है ना। एक पॉलिटिशियन को, एक इतने बड़े लेवल पर जो पॉलिटिशियन बैठा है उसके लिए तो इतने लोग मरते हैं, लिए क्या फर्क किस के लिए वो क्या क्या करेगा, वो वाली चीज़ है। सही बात है यार। तो नॉर्थ कोरिया भी क्रेजी जगह है एकदम। इनके एक से एक खतरनाक रूल है। 3 जनरेशन वाला रूल इनका देख लो। 3 जनरेशन वाला क्या रूल है? अगर आपने गलती की तो एक बेटा, पापा, दादा, तीनों को सजा मिलेगी। एक जने को, अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए, हर केस में नहीं, इनके जितने भी रूल है ना उनका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, हर केस में वो चीज़ें नहीं होती हैं।
बंदे ने पकड़ा, उसका मूड क्या है, किम जोंग उन का उस समय मूड क्या है, वो अपने मूड के हिसाब से सजा सुनाता है। ऐसे ही इनके उसको मार दिया था इन लोगों ने, अभी जो उनका डिफेंस मिनिस्टर था उसको ही मरवा दिया था किम जोंग उन ने। तो 3 जनरेशन रूल में क्या होता है उसकी बात करेंगे अपन। 3 जनरेशन रूल में क्या होता है, ये लोग जो हैं, अगर मैंने क्राइम किया, मैंने कोई चोरी की, तो वो तीनों पीढ़ियों को भेजते हैं, तीनों पीढ़ियों को सजा देते हैं, ताकि जो इंसान है वो और ज़्यादा सजग हो जाए कि नहीं भाई मेरे को क्राइम नहीं करना। कंट्री को क्राइम फ्री रखने के लिए कोई भी उल्टा सीधा काम करने से पहले उसको कोई अगर देश से भागने की कोशिश करता है, वहाँ पे उसको दबोच लिया, वहाँ पे उसको पकड़ लिया, तो फिर उसकी तीनों पीढ़ियाँ गई। और इसका सबसे गंदा पार्ट ये है कि मान लो किसी का बच्चा पेट में ही था और उस समय पे वो महिला जेल में गई, तो बच्चा पैदा होने के बाद में जेल में ही सड़ेगा। तो ये मतलब जो एक तरीके से आप ये मान लो कि क्रूरल्टी की एक हद सीमा पार कर दी इन लोगों ने, वो सीन कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे डिफेंस मिनिस्टर, एक मीटिंग चल रही थी नॉर्थ कोरिया में, तो ये न्यूज़ तो खैर साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताई थी, हालांकि वो डिफेंस मिनिस्टर आज मिला नहीं है तो लोग इस न्यूज़ को सच मान लेते हैं। अभी अप्रैल 2015 के आसपास की बात है, मीटिंग चल रही थी एक, तो उस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर था, बाकी सारे अपने पुलिसमैन थे, और सारा जो ये डिक्टेटर है किम जोंग उन वो था। किम जोंग उन कुछ बोल रहा था, वो मीटिंग के अंदर अपना एड्रेस कर रहा था, तो जो डिफेंस मिनिस्टर था किसी भी रीज़न की वजह से उसको नींद आ जाती है, वो बंदा मीटिंग के बीच में सो जाता है भाई। तो इस बंदे ने उसका ये हाल देख के उसको लिया, फायरिंग रेंज के पास लेके गया, फायरिंग रेंज के पास ले जाके वहाँ पर और 100-200 लोगों को बुलाया, और इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ में जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है उससे उड़ा दिया उसको अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को। मतलब डिफेंस मिनिस्टर का आप कंट्री के लीडर से रिलेशन समझ रहे हो, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच का रिलेशन है ये, किस लेवल का रिलेशन होता है ये। तो ये जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी खबर है ये। अब इस खबर की आप पुष्टि कैसे कर सकते हो, डिफेंस मिनिस्टर दिख भी नहीं रहा इतने टाइम से, तो गया कहाँ, तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, अब कौन किसके बारे में बोल रहा है। तो हमारा जो सोर्स था वो था, अब अंदर क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्लेम किया है कि ऐसा ऐसा जेन्युइनली हुआ है। खबर लगती रहती है इधर से उधर, पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमको भी तो पता रहता है बीच बीच में भाई कैसे जी रहे यार वहाँ के कंट्री के लोग यार, सही में यार इस जमाने में। हाँ, बाहर का कुछ देख नहीं सकते, खतरनाक गरीबी है बहुत, देश से भाग नहीं सकते, देश से भाग नहीं सकते, भागते अगर पकड़े गए तो काफ़ी ऐसे लोग हैं। जो एक बंदा था वो लेके अपनी गाड़ी एक दिन वो डिसाइड करता है, एकदम फ्रस्ट्रेट होने के बाद में डिसाइड करता है कि मेरे को तो ये देश छोड़ के भागना है। अब जैसे अपने यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वैसे ही वहाँ पर भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। और जैसे इंडिया और पाकिस्तान आज़ादी से पहले एक ही था, है ना, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज था, वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक ही था, और उसके ऊपर जापान का राज था। तो वो अलग होने के बाद में उनके बॉर्डर अलग अलग हो गए, ठीक है। अलग होने के बाद में ये जो नॉर्थ कोरिया है इसको चाइना तरह के देशों ने इसको सपोर्ट किया, जो साउथ कोरिया है उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो वहाँ पे कैपिटलिस्टिक विचारधारा हो गई, है ना। तो उनका जो बॉर्डर है जिसको डीमिलिटराइज्ड जोन बोला जाता है, DMZ, तो वहाँ पर उस बॉर्डर के 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर दोनों तरफ वहाँ पर सिक्योरिटी है तगड़ी, जैसे अपने इंडिया पाक बॉर्डर पर है, ठीक है। अब वो जो सिक्योरिटी है वहाँ से क्रॉस करने के पूरे चांसेस रहते हैं आदमी के, ठीक है। तो एक बंदा लिया, अपनी जीप ली उसने, जीप लेके वो भागा, ठीक है, और उस बॉर्डर को क्रॉस करके पार करने की सोचा उसने। तो वो जीप लेके भागा, भागते भागते उसकी जीप जो है वो जो भी है उन लोगों ने फिर गोली चलाई होगी, वो वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने गोली चलाई, टायर फटा, जीप पेड़ में ठुकी, और फिर भी वो बंदा भागता रहा, फिर बंदे पे गोली चलाई, भागता रहा, और कैसे भी करके उसने वो बॉर्डर जो है वो कैसे भी करके क्रॉस कर लिया, और फिर आगे जाके साउथ कोरिया वालों ने उसको खींच लिया। तो ऐसे लोग वहाँ पर भागते हैं। एक बंदा जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार वो कि उसको उस बॉर्डर से गाड़ी तो साउथ कोरिया वाले बचा लेते हैं या वो क्यों नहीं बचाएंगे, बचाते हैं। उनके लिए तो ये है कि तुम नरक से निकल के हमारे यहाँ पे आओ। साउथ कोरिया वाले कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमेशा बचाते हैं नॉर्थ कोरिया वालों को, भाई तुम नरक से निकलो, हमारे यहाँ पे आओ और हमारे यहाँ पे बेटर लाइफ जियो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि है तो कोरियन लोग ही एट द एंड ऑफ द डे, वो वाली चीज़ है। अब ऐसे समझ लो कि जैसे हिंदू हैं, वो हिंदू ही पाकिस्तान में फंस जाएं तो हम उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो वाला गेम आ जाता है इस तरीके से। तो ये वाले केसेस तो हैं ही जो अपन ने सुने। उसके अलावा ये भागने वाला का एक और केस था, वो बंदा क्या है, इस बाउंड्री से नहीं भागा, वो बंदा भागा था समुद्र के रास्ते से। तो वो क्या था, वो सेलर था इसमें, नॉर्थ कोरिया में, है ना। तो वो जो है वो बंदा
रात का समय उसने चुना, ठीक है, और किस्मत से उस रात में तूफानी रात थी, ठीक है, मतलब थोड़ा स्टॉर्म टाइप था, है ना, समुद्र में। तो वो लोग वहाँ से निकले, ठीक है, उसके साथ उसके बच्चे जो थे उनको तो नींद की दवा देके उन्होंने बोरों में पैक कर लिया था। वहाँ पे ये सीन था, उसको पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये सभी मरेंगे, वो वाला सीन था। तो बोरे में बंद कर लिया अपने बच्चों को नींद की दवा देके, है ना। और जो फीमेल्स थी वो खुद, ठीक है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उसके भाई की फैमिली, ठीक है, ये निकले वहाँ से। तो भाई की फैमिली जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने हाथों पे वो लगा ली थी, जहर वगैरह ले लिया, जहर लगा लिया, और खुद जहर की शीशी वगैरह ले ली, है ना, ताकि अगर काउंटर करते हैं बाई चांस नॉर्थ कोरियन आर्मी के लोगों को तो खुद खा भी ले, या फिर जो भी अगर हाथ में पकड़ेंगे तो हो सकता है कि हाथ में इसलिए लगा ली कि अगर सामने वाला बंदा पकड़े उसके बाद में वो उसको स्मेल करे, खाए, जो भी है कंज्यूम करे जिस भी तरीके से। ये भी सॉलिड रिपोर्ट है, इसकी भी सॉलिड रिसर्च है और सॉलिड रिपोर्ट्स हैं। तो बंदा वहाँ से निकला, तो उसकी आप किस्मत देखो कि उस रात मतलब पूरे चांसेस थे कि वो फंसेगा, मरेगा, लेकिन जब बंदा उस देश के अंदर जी रहा है वो मरने से कम थोड़ी है, तो भागने के रास्ते में मर ले भाई तू, वो वाली चीज़ है। तो वो निकला वहाँ से और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रही कि वो बंदा जो है वो बच गया, ना तो उसको कोई आर्मी वगैरह मिली ना कुछ मिला, और वो जो है वो सेलिंग करके समुद्र के रास्ते से वो बंदा निकल गया, और फिर साउथ कोरिया में वो लोग जो हैं वो सेटल हो गए इस तरीके से। तो ऐसे वहाँ से बहुत अप्रोचेस होती हैं लोगों की कि कैसे भी करके हम नॉर्थ कोरिया को छोड़ के भागें और दूसरे देशों तो में। यही लोग हैं जिन्होंने मेजर खुलासे करे नॉर्थ कोरिया हाँ, के वो फिर दूसरे देशों में जाके, क्योंकि फिर उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है ना, वहाँ जाके सिटीजनशिप ले लो आप, तो आपको प्रोटेक्शन मिल गई, उसके बाद में वो लोग फिर बताते हैं। जो वहाँ की आम जनता है नॉर्थ कोरिया की, उनको अलाउड नहीं है फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करना, मतलब फ्लाइट से किसी और देश में जाना है इन जनरल? भाई उन लोगों को इंटरनेशनल कॉल्स करना अलाउड नहीं है, आप ये सोचो। उन लोगों को बाहर की वेब सीरीज़ देखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा मेरे पास में कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा नहीं है जहाँ पे मैं आपको ये बता सकूं कि वहाँ से फ़्लाइट्स चलती हैं कि नहीं आम जनता के लिए, लेकिन जो वहाँ की स्थिति है उसके हिसाब से किम जोंग उन, ठीक है, उसकी आर्मी वाले, कोई बिजनेस रिलेटेड डील्स, ठीक है, और जो एलीट लोग हैं वहाँ पर, जो अमीर लोग हैं वो हो गए, इस प्रकार के लोग जो हैं उनको अलाउड है, उनको वही अलाउड होंगे। अब वो आप ऐसे सोचो, मतलब जिनको वो इंटरनेशनल कॉल अलाउड नहीं कर रहा, जिनको भागने का अलाउड नहीं कर रहा, वो कैसे किसी का स्वागत करके अपनी फ्लाइट से किसी दूसरे देश में भेज देगा? भाई मैं आ जाऊंगा घूमने के नाम से, कोई बंदा घूमने के नाम से चले गया, मैं तो घूमने जा रहा हूँ साउथ कोरिया, आपको लगता है वो वापस जाएगा नर्क में? कैसे भेज देगा? वो भेजेगा ही नहीं किसी को। तो ये चीज़ें मतलब उसने वो एनक्लोज्ड सर्किल बना रखा उस बंदे ने, वो बाहर नहीं निकलने देगा उससे किसी को। अगर वहाँ से लोग बाहर निकलने लगे ना तो गेम खराब हो जाएगा, और साबित करने के लिए लोगों के बीच में ले जाके मारता है। 3rd जनरेशन रूल लगा रखा है, 3 पीढ़ियों को एक साथ सजा देता है साबित करने के लिए कि भैया भागने की भाई कोई भी डरेगा। हाँ, पहले से इंसान के मन में डर बैठ जाएगा। भाई आपकी एक और वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चे में आई थी जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा सत्तू और स्टेरॉइड्स और प्रोटीन के बारे में, तो बात करना चाहते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में, आपकी क्या डीप रिसर्च है? और क्योंकि यंगस्टर्स बहुत देखते हैं हमारा चैनल, और ये तो रिसेंट वीडियो है आपकी और बहुत रिसर्च के बाद आपने बनाई है। और आजकल सत्तू भी बड़ा उठ रहा है कि भाई ये फिर भी बढ़िया है हर चीज़ से, तो इसका खुलासा करो थोड़ा। इसका देखो एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब जैसे हम लोग तो, आप लोग भी कंटिन्यूसली जाते होंगे जिम, बीच में हम लोग भी जाते रहते हैं, तो आप हमारा एक बार पर्सपेक्टिव छोड़ दो, है ना। एक 12वीं क्लास का बच्चा है, उसने जस्ट अभी एक बच्चा है जिसने 12वीं पास की है जस्ट अभी, है ना। कॉलेज में जाते हैं तो नया शौक लगता है कि भैया डरे हैं, जिम कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके जब उनको शौक लगता है तो इंसान के पास में 3 बेसिक ऑप्शंस होते हैं। या तो तुम जो घर का खाना है वो खाते रहो, है ना, कि जैसे दाल रोटी सब्जी और ये सारी चीज़ें हो गए बेसिक। कोई नॉन वेज नहीं है, कोई बीच वाला बंदा है तो वो अंडे भी खा लिए, बाकी चीज़ें हो गई। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप कुछ सप्लीमेंट्स साथ में ले लो। अब सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट का मतलब है एडिशन, यानी कि आपकी डाइट में एडिशन, यानी कि आपको अपनी डाइट से जो नहीं मिल पाया, जो प्रोटीन, जो न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए था, जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए थे, वो अगर आपको अपनी डाइट से नहीं मिल पाए तो उसको पूरा करने के लिए आपको साइड में सप्लीमेंट ले रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। और तीसरा ऑप्शन जो सबसे खतरनाक है, जिससे जान भी जा सकती है, जिससे एक इंसान इनफर्टाइल भी हो जाता है, ठीक है, जिसके ऐसे केसेस हैं कि स्टेरॉइड्स लेने वाले 100 में से 27 लोग जो हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो वो जो तीसरा ऑप्शन ये स्टेरॉइड्स वाला हो गया।
अब एक नॉर्मल अगर आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये 3 ऑप्शन रहे उसके पास में, है ना, कि एक तो घर का खाना खा ले, एक सप्लीमेंट्स वगैरह ले ले, एक स्टेरॉइड्स ले ले। अब लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि उल्टी सीधी बातें ज़्यादा होती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, और कोई ना कोई बात अगर आप किसी कंट्रोवर्सी को पकड़ के उसके पीछे पड़ जाओगे ना, तो ऐसा हो जाता है कि यार ये तो गरीबों की तरफ से बोल रहा है, या फिर ये तो गरीबों का मसीहा हो गया। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी अभी बीच में हुई थी जब ये सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन वाला मुद्दा उठा था। तो सत्तू जो है उसको आप किस में गिनोगे? भुने हुए जो चने होते हैं उनको आप छील दो और उनको आप पीस लो, वही तो सत्तू है, सत्तू कुछ स्पेशल थोड़ी है। तो वो आपके खाने की नॉर्मल डाइट का पार्ट है, समझ रहे हो? तो लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी नॉर्मल खाना, तो ये नॉर्मल खाने की कैटेगरी में सत्तू आ गया। तो सत्तू खाने का तो कोई घाटा है ही नहीं दूर दूर तक, अगर किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हो रहे हैं तो, या फिर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है तो सत्तू खाने का कोई घाटा नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो बीच वाली कैटेगरी है, देखो स्टेरॉइड्स वाली तो एकदम हटा दो, स्टेरॉइड्स वाली पे अभी अपन बात करेंगे। स्टेरॉइड्स तो जो है वो आज के जो यंगस्टर हैं उनको कर रहा है बर्बाद बुरे तरीके से। भाई ले रहे हैं, नए लड़के ले रहे हैं, बहुत 21 20 साल के लड़के। 230 रुपए की आती है एक वाइल इसकी टर्मिन की। अब मार लो आप, कितने पुशअप लगा लो, आप कितना ही वेट उठा लो, समझ रहे हो? मतलब जो इसकी कैपेसिटी है उससे 10-20% तो ज़्यादा ही कर लेगा बंदा। इस तरीके से ज़्यादा क्यों करता है वो अपन अभी बात करेंगे उसकी, कि टर्मिन एग्जैक्टली क्या कर रहा है शरीर में जाके। तो ये 2 कैटेगरी हैं, पहली कैटेगरी खाने की थी, दूसरी अपनी सप्लीमेंट्स की थी, तीसरी स्टेरॉइड्स की थी। सप्लीमेंट्स की वाली जो कैटेगरी है उसके बारे में इतना मिसकंसेप्शन फैल गया जिसकी कोई हद नहीं। वे प्रोटीन को लेके लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया कि यार वे प्रोटीन तो खराब चीज़ है, वे प्रोटीन से तो ये हो जाता है। पता नहीं कौन सी कंपनी के सीईओज कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारे वे प्रोटीन से मेरे को ये बीमारी हो गई, वो बीमारी। आपको वे प्रोटीन से नहीं हो रही है बीमारी, आपको कुछ भी खराब खाने से बीमारी हो रही है। और खराब आप कुछ भी खा लोगे तो होगी, आप खराब अगर सत्तू भी खा लोगे तो भी मरोगे, आप खराब अगर रोटी भी खा लोगे तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि आप जिस इंसान से वे प्रोटीन ले रहे हो वो ब्रांड की तरफ से सही आया है कि नहीं, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं दे दी, कहीं उसमें कुछ पाउडर चेप के तो नहीं दे रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है उसके अंदर वो नहीं पता आपको। आपने वे प्रोटीन लिया, आपने कंज्यूम किया, आप बोल रहे हो वो खराब है। खराब हो सकता है, एक लैक्टोज इंटॉलरेंट बंदा उसके लिए खराब होगा, एक जिसको दूध से प्रॉब्लम है उसके लिए खराब होगा, जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से उसके लिए खराब होगा, तो उनके लिए खराब हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, फिर कंट्रोवर्सी के थ्रू ना लोगों को रास्ता मिल गया कि यार सत्तू जो है वो तो पड़ रहा है 200 रुपये का 1 kg, है ना, वे प्रोटीन पड़ रहा है 2000 रुपये का। अब मैक्सिमम लोग वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे वे प्रोटीन? तो इसकी एक कहानी बना लो, कहानी ये बना लो कि वे प्रोटीन से जो मिलता है सत्तू उसका बाप है, ये बता दो पब्लिक में। तो यहाँ पे गेम खेल गए लोग कि भाई सत्तू है ना वो वे प्रोटीन का बाप है। तो ये असलियत क्या है कि अगर आप 100 ग्राम का कंपैरिजन करोगे तो दोनों में कैलोरीज लगभग बराबर हैं। वे प्रोटीन में 400 हो गई, सत्तू में 385 हो गई, कैलोरीज का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप अगर फैट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो वे प्रोटीन में 4% फैट होता है, ठीक है, और कंपैरेटिवली 12% फैट होता है सत्तू के अंदर। तो सत्तू के अंदर फैट ज़्यादा है, इस बात को नोट करना। अगर आप कार्ब्स का कंपैरिजन करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स का कंपैरिजन करोगे, हालांकि सत्तू के गुड कार्ब्स हैं, ठीक है, सत्तू के जो कार्ब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए क्योंकि वो एक लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड का पार्ट है। लो ग्लिसेमिक इंडेक्स यानी जो तुरंत शरीर को एनर्जी ना दे, आप ऐसे समझ लो कि जो तुरंत शरीर को एनर्जी ना दे। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, अच्छे कार्ब्स हैं। सिंपल कार्ब्स क्या हो गए, जैसे आपका मैदा हो गया, उसमें कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स हैं वो, ठीक है, तुरंत इंसान को ऐसा एनलाइटनमेंट टाइप हो जाता है। कार्ब्स वे प्रोटीन का आप 100 ग्राम का कंपैरिजन करोगे 5.5, सत्तू में कंपैरिजन करोगे 55, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा कार्ब्स हैं सत्तू में सेम अमाउंट में। और प्रोटीन जो है वो 3 गुना कम है, 3-4 गुना कम है। सत्तू में 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन है और वे प्रोटीन के अंदर 100 ग्राम के अंदर 85 ग्राम प्रोटीन है। तो 3-3.5 गुना का फर्क यहीं पर ही आ गया। तो अगर कोई इंसान अगर लीन बॉडी टारगेट कर रहा है, अगर कोई इंसान बल्किंग टारगेट नहीं कर रहा, अगर कोई जैसे हम लोग पावर लिफ्टिंग पर फोकस करते हैं, हमारा जो रूटीन रहता है, अभी देखा होगा आपने भी, तो हम लोग पावर लिफ्टिंग पर फोकस करते हैं। तो कोई अगर इंसान पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा, और वो इंसान अगर टारगेट करे कि भैया मेरे को तो अपना सत्तू से पूरे दिन का प्रोटीन कवर अप करना है, तो भाई सत्तू से तेरे को प्रोटीन कवर अप करने के लिए तेरे को खाना पड़ेगा 300 से 400 ग्राम सत्तू। और तू 300 से 400 ग्राम सत्तू खाएगा, इतना ज़्यादा सत्तू का इंटेक लेगा, सिर्फ सत्तू पे फोकस करके अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा करेगा, तो
कार्ब्स कितने ज़्यादा गए शरीर में, तो कार्ब्स भी तो ज़्यादा गए, फैट भी तो ज़्यादा गया, तो तू लीन बॉडी तो टारगेट कर ही नहीं पाएगा। ओवरऑल गेम यहाँ चल रहा है सारा का सारा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो दिक्कत क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे फैला दी कि सत्तू तो भाई सबका बाप है, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वे प्रोटीन, उनके दिमाग में ये डाल दिया कि भाई वे प्रोटीन तो जो है उसमें माल खराब आता है, माल ये आता है, माल वो आता है। ऐसे ही अभी एक ट्विटर अकाउंट है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अभी एक स्टडी की थी, 36 वे प्रोटीन जो हैं, 36 वे प्रोटीन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक कंपनी के डबल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो वे प्रोटीन जो हैं उनकी पूरी स्टडी की, तो उसमें से 70% ऐसे थे, उन 70% के अंदर वो मिसलेबल्ड पाए गए। मिसलेबल्ड यानी कि जो बाहर लिखा हुआ है वो अंदर था ही नहीं। तो अगर मान लो बाहर लिखा हुआ है कि आपको एक स्कूप में मिलेगा 25 ग्राम, तो अंदर आपको या तो 15 ग्राम मिल रहा है या फिर 35 ग्राम मिल रहा है। अब इंसान के दिमाग में ये आता है यार 35 ग्राम मिल रहा है फिर तो एडवांटेज हो गया, 25 ग्राम का पैसा दिया 35 ग्राम मिल रहा है एक स्कूप में। वो नहीं होता, उसमें क्या है नाइट्रोजन स्पाइकिंग करते हैं ये लोग, तो वो गलत तरीके से दिखाता है। वे प्रोटीन को जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है ना उसको कि वो प्योर है कि नहीं, तो उसमें ये लोग नाइट्रोजन स्पाइकिंग कर देते हैं और उससे फिर ये अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो वो भी गलत है, ठीक है। ऊपर से अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी किडनी के ऊपर भी तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपकी मतलब उसको पचाना भी तो है ना शरीर को, आप खा तो लो कितना भी, लेकिन पचाना भी तो है। जितना प्रोटीन खाओगे ये डब्बे वाला मतलब वो लिवर में भी तो लगता है, लिवर भाई एक्यूमुलेट हो जाता है, नहीं होता इजीली डाइजेस्ट। वहाँ फिर वो डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे, तो दोनों ही चीज़ें खराब हैं। तो अब वो जब स्टडी आई ना भाई, इंडियन न्यूज़ मीडिया ने उसका ऐसे हवा बना दिया उसका कि यार ये जो है ना देखो 70% प्रोटीन खराब है देश के। अबे गधों, 36 में से 70% खराब हैं, अब उसमें मिसलेबल हो रखी हैं चीज़ें। पूरे देश के 70% खराब नहीं है, पूरे देश में 1000 प्रकार के ब्रांड बिकते होंगे, 1000 प्रकार के प्रोडक्ट बिकते होंगे, उसमें से अगर 70% खराब थोड़ी हैं, 36 में से 70%। तो आप ये देखो कि मिस इन्फॉर्मेशन कैसे आग से भी तेजी से फैलती है अपने देश के अंदर, कितना गंदा सीन हो रखा है। तो ये वे प्रोटीन वे वर्सेस सत्तू का जो डिबेट है ना वो इतना गंदा है, और उसका कोई उसका बेस ही नहीं है उस डिबेट का, समझ रहे हो आप। इतना मैनिपुलेट किया है लोगों को, यंग इंडियंस को इतना मैनिपुलेट किया है इन लोगों ने कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने कि भैया सत्तू लो, वे का वो है। भाई वे सत्तू अपनी जगह पे बहुत अमेजिंग चीज़ है भाई, ऑर्गेनिक चीज़ है, बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत अच्छा। और गर्मियों में तो नेक्स्ट लेवल का एडवांटेज है, आपको कूलिंग में हेल्प करता है, वो आपके शरीर को ठंडा रखता है, इतना अच्छा, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, है ना। वे प्रोटीन का अपना अलग एडवांटेज है, लेकिन बनाए जो भाई हवा, और उस हवा के चक्कर में ले बेटा इंस्टाग्राम पे मिलियन चढ़ रहे हैं ये सीन हो गया। आपका उस पर क्या टेक है? कुछ लोग जो दिन में 2 बार प्रोटीन ले रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हैं, सुबह ले रहे हैं पोस्ट वर्कआउट, शाम को भी ले रहे हैं, उस पर क्या टेक है आपका? उससे क्या हो गया, मैं लेता हूँ 2 बार। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इतना हैवी वेट या फिर ये जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप बता रहे हो कि मुझे बल्किंग के लिए और ज़्यादा वेट लिफ्टिंग के लिए मैं लेता हूँ प्रोटीन, कोई रेगुलर लीन बॉडी के लिए प्रेफर करना चाहता है वो 2 बार उसके लिए भी ठीक है? प्रोटीन जो है उसका बल्किंग से लेना देना नहीं है, मतलब बल्किंग इन द सेंस कि आप अगर लीन मास टारगेट कर रहे हो उसकी बात है, या फिर आप मसल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो उसकी बात है, तो वो उसमें वो मसल वेट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मसल वेट में अगर कर रहे हैं, लेकिन उसका भी सिर्फ आप एक सोर्स से लेते रहोगे तो मेरे मायने में उसका उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, वो आपके अलग अलग सोर्सेज से आना चाहिए, वो आपके लिए और ज़्यादा एडवांटेजियस हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो लोग अपनी लाइक टारगेट बॉडी अचीव कर पाए हैं, जो लोग स्टेरॉइड्स नहीं लेते, एक दिन में 4 स्कूप लेने के बाद में, डिपेंड करता है कि वो उसको पचा पा रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से फिर आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। हाँ, वर्कआउट देखो, वर्कआउट उस हिसाब से नहीं होता है, वर्कआउट का एक हिसाब सिर्फ इतना सा होता है कि आप मसल जब आप तोड़ना शुरू करते हो ना, जिम में लोगों को लगता है जिम में बॉडी बन रही है, जिम में बॉडी बनती नहीं है, जिम में बॉडी बिगड़ती है। जो मसल है वो टूटती है जिम के अंदर। बॉडी बनती तो तब है जब आप रात को सो रहे हो, बॉडी बनती जब है जब आप एक प्रॉपर डाइटिंग ले रहे हो, उस टाइम पे बॉडी बनती है। तो आप मसल तोड़ के उसका आपको इतना ही उसको करना है ना कि जितना वो वापस रिकवरी हो सके उसकी। तो ये भी एक बहुत गलत मिथ है कि कोई 3-3 घंटे वर्कआउट मार रहा है, कोई 4-4 घंटे वर्कआउट मार रहा है, मैंने तो आज 2 घंटे ये किया है वो किया है। ये भी एक गलत चीज़ है। आप प्रॉपर फॉर्म पे हो कि नहीं हो, उस मसल ग्रुप पे टारगेट पड़ रहा है, वो मसल ग्रुप टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस मसल ग्रुप पे सच में जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब कोई लेट पुल डाउन कर रहा है और पूरा जोर फोरआर्म्स पे आ गया, भाई तेरी बैक पे आया ही नहीं कुछ भी, तो तेरी बैक बनेगी कहाँ से?
इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। पर इंडिया भाई ये भी तो हो ही रहा है ना कि नकली प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोटीन को भाई ये लेके। उन्हीं के साथ होता है जो सस्ते के चक्कर में, जुगाड़ के चक्कर में 2500 वाला 1500 का दिला दूंगा, जो भाई 4000 का वाला एक्चुअल 4000 का है उसे उतने का ही लो तो वो जेन्युइन है। अगर कोई उसे उतने का ही 2500 लो, का दे फिर रहा है, ब्रांड 2000 का ब्रांड दे को भी रहा है। मानने के बहुत तरीके हैं, उसको चेक करने के भी बहुत तरीके होते हैं। अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओगे तो उनको उसके थ्रू भी चेक करने के बहुत तरीके होते हैं। और कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो सही भी हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर ही उनका भरोसा है, उनकी फैक्ट्रीज में जाके चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो आप उस केस के अंदर भी जा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी यहाँ पर, एक ट्रेनर्स की भी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। जब नया बंदा पकड़ता है ना, तो वो ट्रेनर को, नया जो अपना जो क्लाइंट है ना, वो ट्रेनर उसको वो बंदे एक क्लाइंट की तरह नहीं दिखता, वो उसको मुर्गे की तरह दिखता है कि ये अब मेरे को मिल गया, अब इसको चेपूंगा, खतरनाक। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर 40% 50% कमीशन मार रहे हैं ट्रेनर। सोचो आप, एक ही प्रोटीन के भाई डब्बे वो ट्रेनर कह रहा है ये जेन्युइन है, वो लेके कहीं और से आ रहा है और इसी नाम पे बेच रहे हैं। जो ये भाई बता रहे हैं ना, सिर्फ इसी नाम पे बेच रहे हैं कि भाई ऑनलाइन मत लेना, फेक आता है, भाई ऐसे मत लेना, फेक आता है, मैं दिलाऊंगा तेरे को असली। और वो असली के चक्कर में उस पर 50% कमीशन मार रहा है उस पर। तो ये कलेक्टिव चीज़ है जिसके लिए एक आप मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने से शुरुआत होगी, और जैसे जैसे लोग सजग होते जाएंगे वैसे वैसे आप कम बेवकूफ़ बना पाओगे। तो अभी जो वे प्रोटीन वर्सेस सत्तू वाली वीडियो जो अभी मैंने बनाई है, उसका अल्टीमेट गोल यही है कि भाई तुम ऐसी दो चीज़ों को क्यों कंपेयर कर रहे हो जिनका कंपैरिजन रियल लाइफ में होना ही नहीं चाहिए, क्यों उसका कंपेयर कर रहे हो फालतू में। सत्तू के अलग बेनिफिट्स हैं, प्रोटीन के अलग बेनिफिट्स हैं, तो दोनों चीज़ों के अलग अलग वो वो हैं। वो वाली चीज़ है। और एक रिप्लेसमेंट क्यों बता रहे हो एक दूसरे को? वे प्रोटीन मत लो, वे प्रोटीन की जगह पर सत्तू ले लो और तुम्हारा वो प्रोटीन का वही पूरा आ हो जाएगा रिजल्ट। अरे कुछ नहीं होता, आधे से ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेके बैठे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। भाई स्टेरॉइड्स का ही बताओ, स्टेरॉइड्स पे आते हैं अब सीधा कि ये कैसे खराब कर रहा है बॉडी को। भाई एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी है। मैंने दो तरह की चीज़ें सुनी है स्टेरॉइड्स को लेकर। एक हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर भाई हैं, रूबल भाई, वो भी हमारे पॉडकास्ट पे आए थे। उन्होंने बताया था कि जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो और टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो अब आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हो और आपकी सेक्स पावर बढ़ जाती है और ज़्यादा आप सेक्स करते हो, आप एक्टिव हो जाते हो। और जब आप स्टेरॉइड्स बंद करते हो तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हो आप मेंटली, कि मैं पहले अच्छा कर पा रहा था अब नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसा। और मैंने दूसरी चीज़ ये सुनी है अपने कुछ दोस्तों से कि जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया फिर उनका मतलब खड़ा ही नहीं हो रहा है। वो कुछ टाइम एक ऐसा आया कि वो सेक्स ही नहीं कर पा रहे, मतलब उनकी मैरिड लाइफ में इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो क्या होता है आफ्टर इफेक्ट जब आप टेस्ट बूस्ट करते हो अपनी बॉडी में? और इसमें सेक्सुअल एस्पेक्ट के बारे में तो मतलब क्योंकि मैंने कभी लिए नहीं है, ठीक है, और ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा मैं अपने कांटेक्ट में रखता नहीं हूँ अपने सर्कल में कि जो स्टेरॉइड्स के दम पर चल रहे हैं और फिर वो दूसरों को भी स्टेरॉइड्स दिलवा रहे हैं, क्योंकि ये जहर है भाई। अगर एक बंदे की मौत नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं है दूसरे की नहीं होगी, ये ज़िंदगी ख़राब होगी ही होगी। जो लोग इसको प्रमोट, जो लोग सबसे पहली स्टेज तो ये है कि लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे खुद की बॉडी दिखा रहे हैं और पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि भैया हम तो ये रूटीन फॉलो करते हैं, हम हमारी तो इतने नेचुरल disciplined डाइट हैं। चल रही है। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं। तो फेक नेटी आजकल बहुत हो गए हैं। अब ये पहली स्टेज है, तो ये स्टेज सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर बंदे जो बाकी जो एक अपन उस नॉर्मल 12 साल के लड़के पे आ जाते हैं वापस, वो 12 साल के लड़के के अंदर डिप्रेशन भी डाल रहा है। अब देखना इस 12 साल का लड़का अगर इसने स्टेरॉइड चूज़ नहीं किए तो ये 12 साल का लड़का जो आगे के 4 साल हैं, ये 4 साल जिम जाएगा, ठीक है, खूब बॉडी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी इसकी वैसी बॉडी नहीं बन पाएगी जो बननी चाहिए थी। तो दिक्कत क्या हुई सबसे बड़ी, ये पहली स्टेज क्यों खराब है? क्योंकि इन लोगों ने उस 12 साल के लड़के के अंदर, बेचारे के अंदर एक गलत एम डाल दिया, गलत टारगेट डाल दिया कि बेटा तू तो 4 साल चला जा और तेरी ऐसी बॉडी बन जाएगी। तो ये उसको, आप सोचो मेंटल लेवल पर उस बंदे को कितना डिस्टर्ब किया जा रहा है, कितना टॉर्चर किया जा रहा है। वो बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको कुछ भी गलत सलत बताते रहोगे। स्टेरॉइड्स बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और स्टेरॉइड्स अलग होते हैं। ये दोनों को लोग क्या है जनरली मिक्स कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एम्प और टर्बिन जो है वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग का मतलब हो गया आप जब परफॉर्मेंस दे रहे हो, यानी कि आप जब वर्कआउट कर रहे हो। तो आप जब वर्कआउट कर रहे हो तब उस समय पर आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। अगर आपका PR है 120 तो आप 130 या 140 मार पाओ, ठीक है, तो वो आ जाए। अब जनरली क्या होता है, जो एम्प है ना वो घोड़ों में लगाई जाती है और वो भी 2.5 ml यूज़ की जाती है एक घोड़े में रेस के टाइम पर। एम्प जो है, ठीक है, एम्प का इंजेक्शन जो है वो घोड़ों के लिए होता है। और
अपने ये जो जिम है ना, जिनके अंदर एक्सट्रीम लेवल पर लोग वर्कआउट करते हैं और पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं, वो फेंक रहे हैं, ये एग्रेसिवनेस तो बहुत जेन्युइनली आता है, बहुत ज़्यादा। ये 3.5 से 4 ml तक एम्प ले रहे हैं, तो मरेगा कैसे नहीं आदमी? इतने जब सारे घोड़ा 2.5 ml ले रहा है, इतने बहुत 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 सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर बंदा जो है वो उससे मतलब, क्योंकि इसकी ना लत है एक तरीके से, इसकी ड्रग्स वाली लत है कि अगर एक बार ले लिया तो वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। भाई ले लिया तो फ्री होगा, बॉडी तगड़ी बनती जा रही है, और लो इसे। फिर वो उसको और ऐसा लगता है कि यार और लो और लो। जब अगर बंदे उसके को ये बिना है दिख ना, रहा है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इतना तगड़ा वर्कआउट हो रहा है, तो फिर वो अगली बार फिर वो आपने देखा ही है जिम के अंदर तमाशे क्या होते हैं कि भैया अगर कोई मार रहा है 150 की बेंच, तो फिर तो सारी लड़कियां उधर ही देख रही हैं। वो वहां से इंड्यूस हो रही हैं ये सारी चीजें, उस मेंटालिटी से इंड्यूस हो रही हैं ये सारी चीजें। तो ये होते हैं परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। और अब तो ऐसे मेडिकल पे और नॉर्मली मिलने लग गए हैं। जैसे ये टर्मिन का इंजेक्शन है, तो आपको 230 रुपये का आ जाता है एक वाइल। तो सोचो आप, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है भाई कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होगी, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो हमने जो वीडियो बनाई थी वो अवेयरनेस के हिसाब से बनाई थी कि भाई जिस मर्दानगी के पीछे तू भाग रहा है ना, ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे नामर्दी बन के रह जाए। समझ रहे हो? ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे मौत ही हो जाए। और होती हैं, कितने सारे केसेस हुए हैं जिनमें मौत हुई है। हमने अपने पॉडकास्ट में और भी पॉडकास्ट में हमने ये सुना है, देखा है, आप बताना कि ये कितना सही है कितना गलत है। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो और सही सुपरविजन में, अगर जैसे कोई प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, फिर अगर एक्टर्स की बात की जाए, अगर वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी मूवी के लिए, हॉलीवुड एक्टर बॉलीवुड एक्टर, तो वो सही सुपरविजन में अगर इस टाइप के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो सही मात्रा में जाना बॉडी में, उसी लेवल का वर्कआउट होना, तो वो सही रहता है। ये अब इसमें 2 पर्सपेक्टिव हैं। अगर आप एक नॉर्मल आदमी की तरफ से बात करोगे, जैसे अगर नॉर्मल आपको अभी जो आपकी ऑडियंस देख रही है, इस ऑडियंस को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। और एक तरफ सिर्फ अपन 0.5% को रखते हैं और दूसरी तरफ 99.5% को रखते हैं। 99.5% आपकी ऑडियंस में से ऐसे होंगे जो ना कभी बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन लड़ने वाले हैं और ना कभी इस तरीके से मूवीज़ में उनको जाके बॉडीज़ दिखानी है, ठीक है? तो उनको तो कभी छूना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई 0.5% अगर कोई कंपटीशन लड़ रहा है, ठीक है, अगर कोई स्टेज पर जा रहा है और अगर कोई मूवीज़ वगैरह में आ रहा है, तो वो उनकी अपनी चॉइस है, साइड इफेक्ट वहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर सुपरविजन में हो रहा है तो साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम है। इसलिए अपने को इतने सारे रियल लाइफ केसेस दिख जाते हैं, समझ रहे हो? तो वहाँ पे साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम है। और स्टेरॉइड्स कोई गलत चीज़ नहीं है भाई। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। हाँ। अपनी बॉडी में एक हार्मोन है। हार्मोन होने के साथ में ये एक स्टेरॉइड भी है। हमारे शरीर में ही स्टेरॉइड्स बनते हैं, हमारे शरीर में स्टेरॉइड्स हैं। टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड है, कोर्टिसोल एक स्टेरॉइड है, फीमेल्स में बनने वाला ईस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड है। दीज आर स्टेरॉइड्स, राइट? अब ये हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है? कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कोई सर्जरी वगैरह होती है। अब जैसे टर्मिन का इंजेक्शन है, तो टर्मिन का इंजेक्शन आपको पता है स्पाइनल सर्जरी में यूज़ होता है। वो जो टर्मिन है जिसको लोग जिम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, उसको डॉक्टर्स प्रिसाइज मात्रा में स्पाइनल सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं। लोग उसको जिमों में यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने अपना अलग ही कुछ बना रखा है। तो वो फैल गया, वो एक जहर की तरह फैल गया कि भैया आप तो आएगी, तगड़ी परफॉर्मेंस आएगी, ये चीज़। प्लस जो स्टेरॉइड्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो वो हो गए जो डॉक्टर्स वगैरह दे रहे हैं अपने सुपरविजन में सर्जरी वगैरह के लिए और दवाई के रूप में हो गए। लेकिन जो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना, एनाबॉलिक का मतलब हो गया ग्रोथ, है ना? एनाबॉलिक शब्द का मतलब होता है ग्रोथ। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं, इनके अंदर वो गेम है कि ये बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हो अपनी बॉडी में। तो एक है ना, लाइक एक प्रोसेस होता है। ये जैसे आपने मैन बूब्स देखे होंगे कई बार कि मैन बूब्स की प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को जो स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो स्टेरॉइड्स लेने वाले हो गई तरुण गिल को भाई आजकल हो गई है, उसको दिखा भी रहा है कि हाँ भाई मैंने स्टेरॉइड्स लिया और फिर मैं एंड अप यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। जब इंसान स्टेरॉइड्स लेता रहता है, फिर वो स्टेरॉइड्स लिए लेता गया। एक तो पहले ही एक आदमी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेक्स हार्मोन है। तो हमारी बॉडी में, आदमियों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में होता है। फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है, तो फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो पहले से ही आपकी बॉडी में है, लेकिन आपने उसको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए और बाकी दिखावे के लिए, इंस्टाग्राम के लिए बूस्ट कर दिया बाहर से इंजेक्शन मार के। तो आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन नाम का एक कैटेगरी अपन बता सकते हैं कि वो स्टेरॉइड आपने अपने अंदर डालना शुरू किया। तो वो डलता गया, वो आपकी बॉडी अब इतना हो गया आपकी बॉडी में कि अब वो आपकी बॉडी उसको झेल नहीं सकती। तो एक्सेसिव टेस्टोस्टेरॉइड जो आपकी बॉडी में होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है।
फीमेल हार्मोन बन जाता है, फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट होने लग जाता है। दैट इज वाई एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन लेने वाले टेस्टोस्टेरोन लेने वाले बंदों को मेल बूब्स आ जाते हैं जब वो छोड़ देते हैं हाँ। थोड़े टाइम बाद। तो ये ऐसा ही प्रोसेस है जैसे एक जो बर्फ है लंबे समय तक रखी रहती है बिना सही टेम्परेचर के पानी में बदल जाती है। बर्फ भी पानी ही था, ये भी पानी ही है। तो टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन ही है, एस्ट्रोजन भी हार्मोन ही है, लेकिन एक प्रोसेस होता है उसका, मेरे को एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा, कुछ ट्रांसफ्यूजन करके ऐसे कुछ उसका नाम है कोई। तो उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए एक टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स लेने वाले बंदे को मेल बूब्स आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है। और औरतों में तो दाढ़ियाँ आ जाती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, और औरतों वाले कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाते हैं। दाढ़ियाँ तो देखी हैं औरतों में। फीमेल टू मेल बनना होता है तो टेस्ट ही तो बूस्ट हाँ, करते तो हैं आप वो। उसमें स्टेरॉइड्स अगर फीमेल्स भी लेती हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, फीमेल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, उस केस में उनको दाढ़ी आने लग जाएगी और उनके वो जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो खत्म होने लग जाएंगे। किसी आदमी से प्यार जैसा उनको वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि एक अपने भगवान ने नेचुरली रिप्रोडक्शन के लिए और इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए एक जेन्युइन फीलिंग हम सबके अंदर भेजी है। अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर में जो है वो अट्रैक्शन होता है, तो वो अट्रैक्शन अगर फीमेल्स लेती हैं स्टेरॉइड्स तो उनके अंदर वो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। और भाई ये प्री वर्कआउट भी तो नुकसान ही प्री पहुंचा वर्कआउट रहा में है। एक्सट्रीम कैफीन है, तो अगर किसी को कैफीन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे रात के टाइम तो प्री वर्कआउट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कुछ स्टीम फ्री भी वर्कआउट आते हैं, स्टीम फ्री प्री वर्कआउट्स आते हैं, यानी उसके अंदर स्टिमुलेंट्स नहीं होता, वो कुछ अलग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो रात के टाइम अगर कोई प्री वर्कआउट ले रहा है तो वो उस प्रकार के ले सकता है, और अगर कोई नॉर्मल ले रहा है तो नॉर्मल कैफीन वाला जो प्री वर्कआउट है वो सारे ले सकता है, स्टिमुलेंट वाले, है ना। अब इसके अंदर भी देखो सारी चीज़ें ना बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती हैं। उसका भी भाई अगर मैंने नोटिस किया हुआ है, जैसे कि आप ले रहे हो थोड़े टाइम तक तो उसका भी असर कम हो जाता है, कि जैसे आप ले रहे हो तो उतनी एनर्जी नहीं आती वो टाइम खत्म बाद। लग जाएगा, वो आपको लगेगा ही नहीं, वो किक देना बंद कर किक नहीं देगा। आती भाई फिर। और लोगों को लगता है कि जितनी बेटर किक मिल रही है उतना बेटर प्री वर्कआउट है, वो उतना घटिया प्री वर्कआउट है। जो तुरंत किक दे दे आपको पीते ही, वो उतना ही घटिया और उतना सस्ता प्री वर्कआउट है। जो लंबे समय तक किक रखे वो ज्यादा बेटर चीटी काटनी है, चीटी। भाई क्या खिला दिया। वो वाला सीन है। तो इसके अंदर प्री वर्कआउट के अंदर भी सारी चीजें देखो बॉडी से बॉडी डिपेंड करती हैं। अब एक नॉर्मल आदमी है, उसको भाई उसको वे नहीं पचता वे प्रोटीन, क्यों ले वो वे प्रोटीन? भाई उस बंदे के लिए वे प्रोटीन खराब चीज है, लेगा तो मरेगा। कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट बंदा है वो क्यों ले वे प्रोटीन? करेक्ट। अगर उसको लेना भी है तो वो वे प्रोटीन का एक अपग्रेडेड वर्जन ले सकता है, जिसको आइसोलेट बोलते हैं। एक कंसंट्रेट होता है, एक आइसोलेट होता है। तो आइसोलेट में लैक्टोज और ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो आइसोलेट ले सकता है, ठीक है। अब प्रोसेस ये है कि किसी की बॉडी को सत्तू सूट कर रहा है, भाई तू सत्तू लेना, तो क्यों वे प्रोटीन अपनी बॉडी के हिसाब से चलो, बॉडी के हिसाब से सिस्टम, बॉडी के हिसाब से। अब डॉक्टर पे भी डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। आप किसी क्या कहते हैं नॉर्मल ट्रेनर पे डिपेंडेंट मत रहो। ट्रेनर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्कैम्स कर रहे हैं, सिर्फ अपना वो एक डब्बे का कमीशन के चक्कर में। उनको बस ये है कि महीने में मैंने कितने डब्बे बेचे। हर कोई ट्रेनर ईमानदार नहीं है, हर कोई तुम्हारे बारे में सोच के नहीं बेचेगा कि भैया कि ये सही है और ये गलत है। सही बात। और अगर कुछ खराबी होती भी है, दिखती भी है, तो पता ट्रेनर स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं कि यार स्टार्टिंग में होता है। कोई बोल रहा है कि भाई वे प्रोटीन मेरे को लग ही नहीं रहा और मेरे को डाइजेस्टिव इशूज हो रहे हैं, ठीक है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ट्रेनर क्या बोलेगा, क्योंकि उसका तो डब्बा जाना है भाई, अगले महीने का डब्बा उसको तैयार करना है कैसे भी, तो कि यार ये तो स्टार्टिंग में होता है, हर किसी को होता है, कोई बात नहीं ले ले। वहाँ दिक्कत हो रही है। तो फिटनेस इंडस्ट्री में आज के टाइम पे जितनी मिस इन्फॉर्मेशन है ना अपने देश में, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है। ये सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन जैसे घटिया डिबेट्स आपको यूएस में कभी नहीं मिलेंगे। भाई बाहर के लॉन्डो को देखो, वो तो पूरा मतलब अगर प्रोटीन भी ले रहे हैं तो प्रॉपर ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन है नहीं कुछ उधर। नहीं है वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको ये भाई सब वहाँ चीजें। के तो जीन्स भी अलग ही हैं भाई। और वहाँ के लेते भी है भाई, प्रोटीन तो लेते ही है, हर कोई ले रहा है। जेन्युइन प्रोटीन मिल रहा है वहाँ पे, तो ऐसा कोई स्कैम ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ ये बात सही है कि अपने देश में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल ही ये है कि आप कैसे एक ढंग का Genuine product- जेन्युइन कैसे ढूंढोगे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी रेगुलेशन struggle नहीं है ना, कोई इन पे। रेगुलेशन नहीं है, मिल जाता। आप फेक पनीर का देखा आपने, सरकार बिकवाती है, पता है आपको ये चीज़। एक तो जेन्युइन पनीर होता है, एक जेन्युइन पनीर होता है, एक एनालॉग पनीर होता है। तो ये जो दूसरा वाला पनीर है ना, जो ऑयल से बनता है, जो पनीर अपन लोग खाते हैं जाके रेस्टोरेंट में, आपको लगता है कि इतना महंगा पनीर, जेन्युइन पनीर इतना महंगा आता है, और इतनी कई लोग पनीर की सब्जियां इतने रेस्टोरेंट कुछ ऐसे होते हैं जो इतनी सस्ती दे देते हैं। कैसे दे रहे हैं? एनालॉग पनीर होता है, सरकार बिकवाती है। लेकिन सरकार कैसे बिकवा रही है, सवाल ये है। सरकार ये बोलती है कि जेन्युइन पनीर के डब्बे के बाहर आप उसको मेंशन करोगे, और दूसरा जो फेक पनीर जो आप तेल वगैरह से मिलकर बना रहे हो, जो फेक केमिकल से मिलकर बन रहा है, उसके बाहर आप वो मेंशन करोगे। ये तेल से बन रहा है ये अब वाला। सब्जी में तो पता प्रोबेबली ही तेल नहीं से क्या बनता है, बन मैंने रहा अभी है। प्रॉपर रिसर्च नहीं की, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो हर पनीर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो वो सही पनीर है। तो एक नॉर्मल किसी आप रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ पे अपन ने आपने खा ली भाई की पनीर की सब्जी खा ली, उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो कि यहाँ से भी मेरा थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक पूरा होगा, ऑयल है। हाँ क्या यार,
इसमें बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, और अपने देश में कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि इतना कोई सीरियसली लेता नहीं है अपने देश के अंदर, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाली चीज़ है। बट भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि लोगों में अवेयरनेस है, और इस एपिसोड में भी बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके। हम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको मज़ा आया तो भाई पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो, हम दोबारा भाई के साथ एक बहुत मज़ेदार एपिसोड करेंगे। और अगर फ़िलहाल अगर आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ गोल बटन आ रहा है प्रोफेसर ऑफ हाउ चैनल का, आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाकर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, जाकर इनकी वीडियोस में भी कमेंट कीजिए आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है, और इस वीडियो पे भी कमेंट कर दीजिए आपको अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। चलो जी, बाय बाय। बाय बाय।